होते हैं बर्तन, अगर किसी के कॉमन बर्तन भी यूज कर लो तो उससे भी निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है। क्लियर है बेटा सब लोगों को? यस सर। चलिए, सिम्टम्स क्या है बेटा निमोनिया के? देखिए सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, मेरी बात सुनो बच्चों, जब निमोनिया का इन्फेक्शन होता है तो निमोनिया का इन्फेक्शन में क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होता है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, यानी कि पानी भर जाता है। क्या भर जाता है उसके अंदर? फ्लूइड। क्या भर जाता है बोलो? फ्लूइड फील्ड हो जाता है। फ्लूइड। तो बेटा एक बात बताइए, जब लंग्स के अंदर जो एल्विलाई है जब उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा तो जब पर्सन एयर को इनहेल करेगा तो क्या उसमें एयर फिल्ड हो पाएगी एल्विलाई में? नो सर, क्योंकि नो। तो फ्लूइड उसकी पहले से फिल है। तो उसका मतलब उसे सांस लेने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो वो चीज यस यहाँ पे सर। लिखी हुई है कि इन निमोनिया इन्फेक्शन अकर इन एल्विलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के एल्विलाई में इसका इन्फेक्शन होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्विलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, एल्विलाई के अंदर क्या भर जाता है? फ्लूइड। फ्लूइड भर जाता है, लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है रेस्पिरेशन में। क्लियर है बेटा सब लोगों को? ठीक है, साथ ही साथ बेटा देखो, ये तो इन्फेक्शन हुआ, इसके साथ साथ और अदर सिम्टम्स क्या आते हैं? जिसको निमोनिया का इन्फेक्शन रहता है उसको फीवर रहता है, बुखार आता है, चिल्स उसे ठंड लगती है, कफ उसे खांसी आती है, हेडेक सर में दर्द रहता है। क्या क्या सिम्टम रहते हैं जल्दी बोलो बेटा? हेडेक, सर में दर्द रहता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर इन सीवियर केस, अगर सपोज निमोनिया का इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि सीवियर केस हो जाए, तो बेटा साइनोसिस हो जाती है, जो नेल्स होते हैं और जो लिप्स होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। कैसे कलर के हो जाते हैं? ब्लूइश कलर। ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो देखो लिखा है इन सीवियर केस साइनोसिस, साइनोसिस की स्पेलिंग बेटा यहाँ गलत है, एस से नहीं होती, CYNOSIS होता है, सी आएगा इसकी जगह पर। क्या आएगा बेटा इसकी जगह पर? सी। सी आएगा। इन सी आएगा। सीवियर, हाँ, इन सीवियर केसेस साइनोसिस अकर इन लिप्स एंड फिंगर नेल्स, यानी कि लिप्स में, होठ में और फिंगर के जो नेल्स हैं उनके अंदर साइनोसिस हो जाएगा। और साइनोसिस का मतलब क्या होता है? कलर टर्न फ्रॉम ग्रेश टू ब्लूइश। कैसा कलर हो जाएगा? ग्रेश से ब्लूइश कलर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है या फिर एक्स्ट्रा कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा सर ये इसमें? सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद नोट्स रीड करो। ठीक है, सर पैकेज भी तो सही है सर, पैकेज आराम से। क्यों क्यों माइंड को इतना डाइवर्ट कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें बताया है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, सेकंड नंबर पे अपने नोट्स पढ़ो, बस। इसके अलावा तुम्हारे पास टाइम होगा तो पैकेज ही पढ़ लेना, लेकिन इतना ही बहुत है, इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पैकेज का ही तो है सारा ये, ओके सर। आप उठा कर देख लो यस पैकेज। सर, पैकेज में भी सेम ही होता यस है। सर, हाँ यस सर, सेम ही होता है इसलिए। हाँ, पैकेज में लाइन मॉड्यूल्स टू का। लाइन वही तो है, पैकेज से तो बनाए जाते हैं नोट्स, नोट्स भी तो पैकेज से बनाए गए हैं, क्योंकि सेम भी तो Yes, सिम्टम sir. होंगे। आप चाहे इस बुक में पढ़ लो चाहे किसी बुक में, सिम्टम तो सेम ही रहेंगे ना निमोनिया के, बदल थोड़ी जाएंगे। चलिए, तो बताओ निमोनिया समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए, अगला बीमारी का नाम है बुबोनिक प्लेग। क्या नाम है बेटा? सब लोग बोलोगे तभी सीखोगे। यस, क्या नाम है? बुबोनिक प्लेग। Bubonic और बेटा बुबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लैक Black डेथ। Death. ब्लैक डेथ। बेटा बुबोनिक प्लेग जो होता है, जिस बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जो पैथोजन है इसका, उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है बेटा? Yersinia pestis. यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस। और बेटा इसका एमओटी क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है? बेटा सुनो, जो बुबोनिक प्लेग जो बीमारी है ये रुडेंट्स के अंदर होती है, यानी कि चूहों के अंदर ये बीमारी होती है, इंसानों में बीमारी नहीं होती। किसमें होती है बीमारी? चूहों में। चूहों में। और बेटा जो रैट होते हैं, रैट के बॉडी के ऊपर, जैसे हमारे बालों के अंदर रहते हैं छोटी छोटी जू रहती हैं, ऐसे ही जो रैट होता है, रैट के ऊपर भी छोटे छोटे रैटफिली मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रैटफिली, जिसको हम पिस्सू भी कह देते हैं हिंदी में बहुत ठीक है, तो रैटफिली होते हैं जिनका जूलॉजिकल नेम है जिनोप्सिला। क्या नाम है जो जूलॉजिकल नेम? Genopsilla. जिनोप्सिला। तो बेटा क्या होता है
कि ये जो बीमारी होती है प्लेग वाली, ये चूहों में होती है, और ये जब चूहों से, एक चूहे से दूसरे चूहों में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन क्या हुआ कि एक्सीडेंटली ये ह्यूमन के अंदर चली गई थी। कैसे चली गई थी? जो जिस चूहे को प्लेग की बीमारी थी उसकी डेथ हो गई थी। जब उसकी डेथ हो गई थी तो उस चूहे के ऊपर जो जिनोप्सिला था यानी कि रेड फिली था, वो उड़कर क्या करा उसने, जो ह्यूमन है, ह्यूमन को बाइट कर दिया, काट लिया, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया था वो रेड फिली की हेल्प से ह्यूमन के ब्लड में एंटर कर गया। तो एक तरह से रेड फिली ने यहाँ पे किसका काम किया, वेक्टर का काम किया। किसका काम किया? वेक्टर। वेक्टर का। और इस तरीके से ह्यूमन के ब्लड में क्या हुआ, बैक्टीरिया चला गया यर्सीनिया पेस्टिस, और इसने क्या कर दिया, ह्यूमन के अंदर बुबोनिक प्लेग को कॉज कर दिया। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज प्राइमरली ए डिसीज ऑफ रुडेंट्स। रुडेंट्स मतलब जैसे रैट, रैबिट, स्क्वायरल, उनमें मिलती है ये। बट कैन एक्सीडेंटली अफेक्ट द मैन, लेकिन मैन को इसने एक्सीडेंटली अफेक्ट किया, यानी कि मैन के अंदर ये गलती से चला गया। कैसे गया? इट स्प्रेड फ्रॉम रैट टू रैट, रैट फिली जिनोप्सिला। ये जो बीमारी होती है रैट से रैट में ट्रांसफर होती है, और किसकी हेल्प से ट्रांसफर होती है? जिनोप्सिला की हेल्प से ट्रांसफर होती है, जिसको हम बोलते हैं रैट फिली। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? रैट प्लीज। रैट फिली। बट when infected rat die, the flea leaves the body and can even bite man। ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्टेड रैट था, जिसको प्लेग की बीमारी थी, वो मर गया, और मरने के बाद जो ये रैट फिली थे, इन्होंने उसकी बॉडी को छोड़ दिया और किसको बाइट कर दिया? ह्यूमन को बाइट कर दिया और इंजेक्ट कर दिया प्लेग जम्स इनटू द ब्लड। और प्लेग जम्स क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस, जो बैक्टीरिया है, उसको ब्लड के अंदर एंटर करा दिया। अरे नहीं बात समझ में आई? आई सर। आई। तो सिम्टम क्या आएंगे बेटा बुबोनिक प्लेग में? सबसे पहले हाई फीवर, पर्सन को बहुत ज्यादा बुखार हो जाएगा, ठीक है, और बुबो और लंप अकर इन आर्मपिट एंड ग्रोइन रीजन। कहने का मतलब ये है, बुबो और लंप दोनों का मतलब होता है गांठ। गांठें पड़ जाती हैं इसमें आर्मपिट एरिया में और ग्रोइन रीजन में। कहाँ पे गांठें पड़ती हैं? बुबो और लंप। कहाँ पड़ती हैं गांठें, बताओ? आर्मपिट एरिया एंड ग्रोइन। आर्मपिट एरिया और ग्रोइन एरिया में। सर बेटा लंप के नीचे आपने क्या लिखा है? बुबो और लंप। गांठ। सर गांठ बताया आपने। हाँ, गांठें होती है ना, छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। ओके, तो बुबो कह दो और लंप कह दो, ये मेडिकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। बुबो और लंप जो होती हैं, इसका मतलब होता है गांठ। कहते हैं ना लंप आ गया, यानी कि गांठ पड़ गई। अरे समझते हो ना, ये सुना है ओके आपको? सर। ठीक है, तो बुबो और लंप बन जाते हैं इन आर्मपिट एरिया। आर्मपिट एरिया होती है बगल, ठीक है, बगल में बन जाते हैं। और ग्रोइन रीजन कौन सा होता है? स्टोमक और थाई के बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, वहां पर छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है। और बेटा इस बीमारी में क्या होता है, बॉडी के ऊपर रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं। पैचेस का मतलब क्या होता है? दाग धब्बे। बॉडी के ऊपर क्या आ जाते हैं, छोटे छोटे रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, जो बाद में ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पेशेंट की हो जाती है डेथ। इसीलिए इसको कहते हैं ब्लैक डेथ। नई बात समझ में आई? यस सर। तो देखो Yes, लिखा है sir. रेड पैचेस अपीयर ऑन द स्किन which turned black and ultimately leads to death called black death। क्लियर हो गया? यानी सर कि ब्लैक क्यों हो जाते हैं रेड से? बेटा ये सिम्टम है इसका, ओके सर। ठीक है। तो ये ब्लैक कलर जो है एडवांस सीवियर कंडीशन को बताता है, जिसमें पेशेंट की डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये इसलिए ब्लैक हो जाते हैं। इसका जो रीजन है, रीजन भी चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं और जगह जगह क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, ओके सर। ठीक है। तो यानी कि कौन कौन से सिम्टम आए इसमें? हाई फीवर होगा, इसमें बुबो और लंप। बुबो और लंप का मतलब क्या है, जल्दी बताएं सब लोग? गांठ। गांठें पड़ना, ठीक है। गांठ। और कहाँ पे गांठें पड़ जाएंगी, जल्दी आंसर बताओ, एरिया बताओ। आर्मपिट एंड आर्मपिट एंड ग्रोइन एरिया। हाँ, आर्मपिट एरिया और ग्रोइन एरिया में पड़ जाएंगी। और साथ ही साथ बॉडी के ऊपर रेड कलर के पैचेस आ जाएंगे, जो बाद में ब्लैक कलर के पैचेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ। इसीलिए डेथ इसको हो। ब्लैक डेथ Black। कहते हैं। क्लियर सब लोगों को? बुबोनिक प्लेग क्लियर यस हो गया? सर। चलिए,
अगली बीमारी का नाम है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम बोलते हैं टीबी। बताओ बेटा, आप लोगों ने टीबी का पेशेंट कभी देखा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए बेटा, जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, टीबी बीमारी होती है, इसको कोच डिसीज भी कहते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा? कॉच डिसीज। Disease. कोच Koch. डिसीज, ठीक है। और बेटा, इसका जो पैथोजन है वो कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे फैलता है ये? माइक्रोबैक्टीरियम Microbacterium. ट्यूबरक्लोसिस। Microbacterium tuberculosis. हाँ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और बेटा, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है। उस टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन। क्या नाम है? ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन। हाँ, ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन है। और ये कहाँ कहाँ पे इफेक्ट डालता है? इफेक्ट ऑन, ये लंग्स के ऊपर इन्फेक्शन करता है और लंग्स के अंदर टीबी कर देता है, लिम्फ नोड्स में टीबी कर देता है, बोन्स में टीबी कर देता है, एंड जॉइंट्स में टीबी कर देता है। कहाँ कहाँ पे टीबी करता है ये? लंग्स, लिम्फ नोड, Lungs, lymph nodes, bones और joints. हाँ, और इन चारों में ही सबसे मोस्ट कॉमन टीबी कौन सा है? पल्मोनरी टीबी, जो लंग्स के अंदर होता है। Lungs वाला. तो ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि पल्मोनरी टीबी देखने को मिलता है, जो लंग्स में होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ये जो टीबी है, किसी के खांसने और छींकने से हो सकता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. यस ठीक सर। है। अब ये देखिए, सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स क्या है? देखिए, जिसको टीबी रहता है उसको बहुत ज्यादा फीवर रहता है, बुखार रहता है, कफ, वो बार बार खांसता है। और खांसते समय जो उसका स्पूटम निकलता है, ये स्पूटम लिख दिया, स्पूटम होता है SPUTUM, स्पूटम। स्पूटम का मतलब हिंदी में होता है थूक। ठीक है। तो जब वो खांसता है या कहीं पे थूकता है तो उसके साथ क्या आता है? ब्लड आता है। क्या आता है? Blood. ब्लड आता Blood. है। और चेस्ट में उसके पेन रहता है, पेन इन चेस्ट। लॉस ऑफ बॉडी वेट, उसका बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाता है। एक्सेसिव वीकनेस, उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। राइज ऑफ टेम्परेचर इन इवनिंग, शाम के टाइम उसका बुखार बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आप लोगों को? Yes. और यस सर। हॉर्सनेस ऑफ थ्रॉट। हॉर्सनेस ऑफ थ्रॉट का मतलब क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? गले देखिए का बेटा, पीना, देखो, पीना। है, देखो, दो चीजें होती हैं बेटा। एक होती है सोर थ्रॉट और एक होता है हॉर्सनेस। यहाँ बच्चे ने थोड़ा गलत लिख लिया है। देखो, सोर थ्रोट का मतलब होता है गले का बैठना, और हॉर्सनेस का मतलब होता है गले में खराश। हॉर्सनेस का मतलब क्या होता है? गले में खराश. गले में खराश। ठीक है। और नाइट स्वेटिंग, उसे रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है। और रैपिड पल्स, उसकी पल्स बहुत तेज हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसका खाने का मन नहीं करता। तो ये जो जितने भी सिम्टम मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे ही सिम्टम किसके हैं? ट्यूबरक्लोसिस के। किसके सिम्टम है बताइए? सर टीबी के. Tuberculosis. बहुत हाँ। अच्छा है इसके. हाँ बेटा, क्या हुआ? सर जैसे एक सिम्टम है ना कि राइज ऑफ टेम्परेचर इन द इवनिंग, तो इवनिंग में स्पेसिफिक टाइम ऐसा क्यों है सर कि सिर्फ इवनिंग में ही टेम्परेचर बढ़ेगा? बेटा, इस बैक्टीरिया का जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है वो इवनिंग में जाके होता है, इसी वजह से वहां पे टेम्परेचर राइज करता है। जैसे मलेरिया में भी आपने देखा होगा, शाम के टाइम बुखार ज्यादा चढ़ता है, क्योंकि इनका एक इंक्यूबेशन Okay, पीरियड sir. होता है। हाँ, चलिए, कौन सी वैक्सीन देते हैं जब किसी को टीबी हो जाता है? BCG वैक्सीन। BCG की BCG. हाँ, BCG की फुल फॉर्म है बैसिलस कैलेमिटी ग्वारीन। क्या है बेटा? बैसिलस Bacillus calamitin guarin. ग्वारीन की स्पेलिंग है GUARIN, ग्वारीन। ठीक है। तो बेसिलस कैलेमिटी ग्वारीन जो वैक्सीन है वो इसको दी जाती है। ठीक है। और बेटा, ये जो वैक्सीन है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है ये? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा। बेटा, 3 तरीके की वैक्सीन होती है: फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन वो होता है जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। पूरा का पूरा क्या यूज किया जाता है? ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। Organism. और वो ऑर्गेनिज्म हम लाइव भी यूज कर सकते हैं, जिंदा भी यूज कर सकते हैं, डेड मरा हुआ भी यूज कर सकते हैं, और वीकेंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, कमजोर भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे प्रोटीन। और थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम रिकॉम्बिनेंट DNA यूज करते हैं। ठीक है। तो फिलहाल चूंकि ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, तो इसमें हम होल ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे। और वो ऑर्गेनिज्म लाइव भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, और वीक भी हो सकता है। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो ये था ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बाद जो अगली डिसीज आती है उसका नाम है लेप्रोसी। क्या है बेटा? Sir.
हाँ सर वो ट्यूबरक्लोसिस सर कम्युनिकेबल डिजीज होती है, लेकिन आपने जो बताया कि सिर्फ लंग वाली फैलती है, बाकी नहीं फैलती। सब फैलती है बेटा। अच्छा ठीक है। लेप्रोसी कम्युनिकेबल डिसीज कोई भी हो फैलेगी। लेप्रोसी लेप्रोसी को बेटा हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। आप लोगों ने देखा होगा जो कुछ जो बैगर होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनके हाथ वाथ जो है उनकी प्रॉपर शेप नहीं होती, ऐसे ऐसे होते हैं। देखा है? यस सर, देखा है। हम बोलते यस हैं सर। कोड़ पड़ गया, उनको कोड़ पड़ गया, कहते हैं ना कोड़ पड़ गया हाथ में। यू नो कोड़? यस सर। नो सर। नो सर। बेटा तुम ना अंग्रेज हो सारे के सारे, काफी सर लोग जानते हैं सर, जिन्हें जान कोड़ी कहते हैं। हाँ जानते समय। हाँ लेकिन वो दिक्कत होती है बताते हुए कि इंसल्ट हो जाएगी, दिखा के पता लगेगा। हम अमेरिका में थोड़ी पैदा हुए हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं। कोड नहीं जानते तुम लोग? कितना झूठ बोलते हो। सर सुना ही नहीं आज तक ये वर्ड। अच्छा अभी दिखाता हूँ। देखा नहीं, उंगलियां इस तरीके से हो जाती हैं। ऐसे ही देखी तुमने? लेप्रोसी है Yes. ये। Yes. उंगलियां डिफॉर्म हो जाती हैं, उनकी शेप बदल जाती है, इस तरीके से उंगलियां हो जाती हैं। नहीं देखा? कुष्ठ रोग यस सर। देखा तो होगा कभी ना कभी, घर से Yes, सर देखा है। देखा है। अरे वाह, तो कुछ दिया भी है इनको? नहीं, पैसे ऐसे दिए हैं कभी? हाँ। यस सर, खाना भी क्या है। चलिए, तो जो लेप्रोसी डिसीज है बेटा, इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंसन। कौन, क्या नाम था साइंटिस्ट का? हैंसन। हैंसन। Hanson. हाँ, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इस बीमारी को कहते हैं हैंसन डिसीज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नाम बताओ? हैंसन्स डिसीज। हैंसन disease। डिसीज। और इसका जो पैथोजन है बेटा वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। देखो ट्यूबरक्लोसिस का था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और इसका जो पैथोजन है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्लियर है सब लेप्री। लोगों को? और बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? बेटा देखो, ये भी किसी के खांसने और छींकने से फैलता है, यानी कि जब कोई खांस देता है या छींक छींक देता है तो उसकी वजह से जो है ये फैलता है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, सिम्टम क्या बेटा, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं लेप्रोसी के अंदर? ठीक है, देखो बेटा, पहला सिम्टम आता है अपीयरेंस ऑफ लाइट कलर पैचेस इन स्किन। स्किन के ऊपर लाइट कलर के छोटे छोटे पैचेस आ जाते हैं। पैचेस का मतलब क्या होता है? दाग। पैचेस का मतलब क्या होता है? दाग। दाग। छोटे छोटे लाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर। और साथ ही साथ बेटा thickening of nerve occur which causes partial or complete loss of sensation in the affected part of body। कहने का मतलब ये है कि जो नर्व होती है, जैसे सपोज ये मसल्स हैं और यहाँ पे जो नर्व सप्लाई कर रही है, मसल्स मेरे हाथ में जो नर्व सप्लाई कर रही हैं, तो उस नर्व में थिकनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी नर्व में? Thickening. कैसे थिकनिंग हो जाएगी? माइलिन शीट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, माइलिन शीट ज्यादा डिपोजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से नर्व में थिकनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हाथ के अंदर या तो पार्शियली या कंप्लीटली लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी। इसमें सेंसेशन नहीं जाएगा, या तो कंप्लीटली नहीं जाएगा या पार्शियली नहीं जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, ये पार्ट अफेक्टेड हो जाएगा और ये पार्ट पैरालिसिस हो सकता है। नहीं बात समझ में आई? यस सर। जब मसल्स को सिग्नल ही नहीं जाएगा नर्व पैरालाइज ही करेंगी। बोलो बेटा। स्किन इरप्शन का मतलब होता है फुंसियां बन जाती हैं जगह जगह पर, और डिफॉर्मिटीज आकर इन द टोज एंड फिंगर, और अंगूठों में और उंगलियों में डिफॉर्मिटीज आ जाती है। डिफॉर्मिटीज का मतलब क्या होता है? डिफॉर्म होना, शेप बदल जाती है। शेप अभी बदल दिखाया था ना जाती है। आपको, अभी दिखाया था ना, डिफॉर्म हो गई थी। यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं लेप्रोसी में। और बेटा इसका जो ट्रीटमेंट होता है तो उसके लिए एक ड्रग का यूज करते हैं, जिस ड्रग का नाम है DDS। क्या नाम है ड्रग का?
DDS। DDS। हाँ, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डाई अमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या है? डायमाइनो Diamine। डाइफिनाइल सल्फोन। सल्फोन। क्लियर है बेटा? कर लेंगे याद? यस सर। सर ये आप लोग परमानेंटली क्योर हो जाती है? नहीं बेटा, परमानेंटली क्योर अगर इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में मिली तो परमानेंटली क्योर है, अदरवाइज परमानेंटली क्योर नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलिए अगली बीमारी का नाम है कॉलरा। बेटा कॉलरा को हिंदी में बोलते हैं हैजा। बताओ बेटा, किसी को हैजा की बीमारी हुई है? बताओ, किसको हुआ है कॉलरा? No, sir. बेटा तरक्की तो कर नहीं रहे तुम लोग, और वैसे तुम डॉक्टर बनना सर चाहते हो। नो सर। सर हैं? नहीं हुआ तो कैसे पता है? सर हुआ नहीं तो हैं? कैसे बोलते हैं? वाह, कमाल की बात कर दी। वैसे तो ये सोचो कि डॉक्टर बनना है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, बीमारी कोई नहीं लेके घूम रहे तुम। कॉलरा, हैजा। हैजा तो हो ही जाता है बेटा। कमाल सर है। ये वाला नहीं हुआ कुछ, तो कैसे बता दें? बेटा देखो, मत करो है ना जीवन में, ठीक है? सर मतलब बीमारी भी ले। हाँ बेटा, ठीक है। कॉलरा, तो बेटा कॉलरा में देखो पैथोजन कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? विब्रियो कॉलरी। कौन सा है बेटा? विब्रियो कॉलरी। विब्रियो की स्पेलिंग है VIBRIO, विब्रियो। अगर बेटा स्पेलिंग कॉलरी, ठीक है। और बेटा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। जब कोई कोई दूषित या गंदा, जब कोई गंदा खाना या गंदा पानी पी लेता है तो उसकी वजह से ये कॉलरा का इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस Sir. सर। ये सर। तो बेटा क्या सिम्टम्स आते हैं इसमें? पेशेंट स्टार्ट पासिंग स्टूल्स फ्रीक्वेंटली, जिसको हम बोलते हैं लूज मोशन, यानी कि लूज मोशन हो जाते हैं, यानी कि बार बार स्टूल पास करता है पेशेंट। और जो स्टूल होती हैं वो वाइट लाइक राइस वाटर, जैसे राइस वाटर होता है ऐसे ही होती हैं स्टूल्स, यानी कि बिल्कुल पतली होती हैं, यानी कि वाटर का बहुत लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ बेटा वॉमिटिंग अकर रिपीटडली, यानी कि लगातार क्या होती है? वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से, अब देखो वॉमिटिंग भी हो रही है, लूज मोशन भी हो रही है, तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो यानी कि डॉक्टर जो है, अब डॉक्टर कहेगा कि भाई मेडिसिन तो लो, मेडिसिन तो एक अलग चीज है, एंटीबायोटिक तो देनी ही पड़ेगी उसको। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन को खत्म करना है। लेकिन साथ ही साथ वो कहेगा कि भैया ORS का घोल लो जल्दी से, ORS का घोल लो, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करनी पड़ेगी आपकी, ORS का घोल लो, नमक चीनी का घोल लो। और अगर ज्यादा वाटर लॉस हो जाए तो फिर भाई डॉक्टर कहता है कि एक काम करो, एडमिट करो पेशेंट को, यहाँ पे हम इसको रिंगल लैक्टेट चलाएंगे, सलाइन चढ़ाएंगे और इसको इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। Yes. ठीक है, चलिए। कॉलरा के बाद जो अगली बीमारी का नाम है उसका नाम है डिप्थीरिया। क्या नाम है बीमारी का? डिप्थेरिया। Diphtheria. बेटा इसके लिए जो पैथोजन रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है कोरियोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। बेटा यहाँ पे भी RY आता है। बच्चे ने बड़ी गलती कर रखी है, कैसा बच्चा था? कोरियोनो, CORYNO, कोरियोनो होता है, कोरियोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या नाम है पूरा बेटा? पैथोजन। कोरियोनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। हाँ, और बेटा ये यूजुअली अकर अप टू द 5 years चाइल्ड, 5 साल तक के बच्चों में ये बीमारी डिप्थीरिया देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इसके सिम्टम क्या होते हैं? इट में स्टार्ट एज सोर थ्रोट। सबसे पहले इसमें सोर थ्रोट हो जाता है। सोर थ्रोट मतलब गला बैठ जाता है। गला क्या हो जाता है? बैठ जाता है That. बच्चों का। चिल्स विद माइल्ड फीवर, और हल्का सा बुखार होता है और ठंड लगती है। वॉमिटिंग, उल्टी आती है। हेडेक, सर में दर्द होता है। और बेटा जो थ्रॉट और टॉन्सिल होते हैं, जो थ्रॉट जब मुंह खोलते हैं तो थ्रॉट और टॉन्सिल में एक ग्रेश मेम्ब्रेन दिखाई देती है। कैसी मेम्ब्रेन दिखाई देती है? बोलो। Great. ग्रेश मेम्ब्रेन। हम कहते हैं बच्चों मुंह खोलो, तो जब मुंह खोलते हैं तो उसका थ्रॉट देखते हैं, अंदर झांकते हैं, थ्रॉट में और टॉन्सिल्स में देखते हैं कि एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन दिखाई देती है। थ्रॉट एंड टॉन्सिल्स शो ग्रेश मेम्ब्रेन। और हम उस ग्रेश मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? हमारे पास एक सर्जिकल मिरर होता है, उसको डालते हैं और उससे वहां पे स्क्रैप करते हैं, मतलब ऐसे करके हम ग्रेश मेम्ब्रेन को हल्का सा 2 बार 2-3 बार ऐसे करेंगे, तो जो ग्रेश मेम्ब्रेन का जो पीस होगा वो इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और लैब में टेस्ट करने के लिए भेजेंगे। अगर ये इसके अंदर कोरियोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया मिला तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि ये डिप्थीरिया है।
तो डिप्थीरिया की पहचान किससे करते हैं हम? ग्रेश मेम्ब्रेन से। किससे करते हैं? ग्रेश मेम्ब्रेन से। ग्रेश मेम्ब्रेन। और ये जो ग्रेश मेम्ब्रेन जो थ्रोट में हुई है, जब ये नीचे की तरफ इन्फेक्शन फैलता है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, ठीक है, और गले में भी खराश हो जाती है। तो देखो लिखा है थ्रोट एंड टॉन्सिल शो ग्रेश मेम्ब्रेन विच सराउंड डाउन एंड कॉजेज हॉर्सनेस। हॉर्सनेस मतलब खराश कर देता है गले में, एंड खराश। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। क्लियर सब लोगों को? यस सर। यस ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए बेटा? देखो इसके लिए ट्रीटमेंट कर, इसके लिए देते हैं वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन। और ये जो डीपीटी वैक्सीन है ये विद इन 6 वीक ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म के 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको जो है डीपीटी वैक्सीन दे दी जाती है बच्चों को, ठीक है। और आजकल बेटा देखो आजकल कोई सिंगल वैक्सीन नहीं देते, मल्टी वैक्सीन दी जाती हैं, यानी कि एक बीमारी के लिए वैक्सीन नहीं देते, हम कंबाइंड फॉर्म में वैक्सीन देते हैं, जिससे 2-3 बीमारियों की एक साथ क्या कर सके, हम प्रोटेक्शन कर सके। तो इसमें हम 3 बीमारियां यूज करते हैं डीपीटी वैक्सीन में, डिप्थीरिया, पार्टूसिस और टेटनस। कौन कौन सी बेटा? डिप्थीरिया, पार्टूसिस और टेटनस। हाँ, तो ये 3 बीमारियों के लिए जो है हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस चलिए, अगली जो बीमारी का नाम है, जो लास्ट बैक्टीरियल डिसीज है, वो है टिटनस। कौन सी बीमारी है अगली? टिटनस। टेटनस। टेटस। तो बेटा टिटनस का जो बैक्टीरिया है, उस यानी कि जो पैथोजन है, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। क्या नाम है? क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। टिटनी। हाँ, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है। इसका जो सिम्टम है बेटा, आप लोग जानते हो। देखो बेटा क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से हमें चोट लग जाए, अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो मेटेलिक भी हो सकता है और नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब हमें किसी लोहे से चोट, लोहा लग जाता है या कोई पत्थर लग जाता है या हम कहीं चोट लग जाती है, घसड़ लग जाती है, तो हम टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। लगवाते हैं नहीं लगवाते टिटनस का इंजेक्शन? सर सिर्फ लोहे वाले से होता है ना, उसी से लगवाते हैं। है? जब लोहे से लगते हैं तभी तो लगवाते हैं। नहीं बेटा, बाकी तो नहीं। लोहे से ही नहीं लगाते। अगर बेटा वैसे घसड़ लग जाए तब भी टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। आप नहीं लगवाते, वो आपकी गलती है, वरना लगवाते हैं सब लोग, ठीक है। जो वो तो दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है कि लोहा या जंग लगा हुआ लोहे से लगेगा तभी हम टिटनस का इंजेक्शन लगाएं। बेटा कहीं भी कोई भी घसड़ लगे, सभी में टिटनस का इंजेक्शन लगता है। यहाँ तक कि एक बात आप समझिए, जब बड़ी सर्जरी होती है तो सर्जरी करने के बाद भी टिटनस का इंजेक्शन लगता है, ताकि कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इन्फेक्शन ना हो जाए। नहीं बात समझ में आई आपको? किससे राग है? सर ठीक है। फिर इस और बीमारी में मेन क्या होता है कि मतलब जब भी चोट लगे या फिर जब कभी ऐसा कुछ होता है कि चोट वोट लग जाए तो वो लगवाते हैं, क्या रीजन है इसका? क्योंकि पापा कहते हैं, मम्मी कहते हैं टिटनस का इंजेक्शन लगा लो। क्यों सर? सर ये वाला क्या नहीं, होता है? दूसरा। देखो ऐसा होता है कि जो देखो, ये जो टिटनस का जो बैक्टीरिया है, टिटनस का बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ये जो बैक्टीरिया है ये जनरली सॉइल में रहता है, ठीक है। अब सॉइल का इन्फेक्शन हर जगह हो सकता है, जैसे किसी सरफेस पे हो सकता है, मेटलिक सरफेस पे हो सकता है, वो नॉन मेटलिक सरफेस पे जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारे चोट लगती है, तो चोट लगने में क्या होता है कि जो ब्लड है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है और ब्लड में एंटर कर जाता है, ठीक है। और ब्लड में एंटर करने के बाद ये ब्लड के अंदर एक केमिकल रिलीज करता है, न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं टिटैनोस्पाज्मिन। क्या बोलते हैं? टिटैनोस्पाज्मिन। हाँ, हाँ, टिटैनोस्पाज्मिन। स्पाज्मिन की स्पेलिंग है SPASMIN, स्पाज्मिन। स्पाज्मिन का मतलब होता है स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्म का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो टिटैनोस्पाज्मिन जो केमिकल जब ये ब्लड के अंदर रिलीज करता है, तो ये उसकी हेल्प से न्यूरोटॉक्सिन जो है आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब एक बार बताओ, हमारी मसल्स में मूवमेंट तभी तो होगी जब नर्व उसको सिग्नल देगी। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब नर्व और मसल्स जहाँ पे जुड़ती हैं उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये क्या करता है, टिटैनोस्पाज्मिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो मसल्स है, मसल्स को नर्व जो है सिग्नल ट्रांसफर नहीं कर पाता और मसल्स क्या हो जाती हैं? पैरालाइज हो जाती हैं। मसल्स क्या हो जाती हैं? पैरालाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये जो क्या कहते हैं,
टिटेनोस्पाज्मी न्यूरोटॉक्सिन है, ये ज्यादातर कहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कहाँ पर ज्यादा इफेक्ट डालता है? जॉ मसल्स पे और फेस मसल्स पे और नेक मसल्स पे। कहाँ कहाँ इफेक्ट डालता है सबसे ज्यादा? जॉ मसल, फेस मसल और नेक मसल्स। जिसकी वजह से क्या होती है, जॉ की मसल्स जो होती हैं उन्हें सिग्नल नहीं मिलता, फेस मसल्स में सिग्नल नहीं मिलता, जिसकी वजह से जॉ क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। यानी कि जॉ की मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जॉ क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि सिग्नल नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस बीमारी को लॉक जॉ डिसीज भी कहते हैं। कौन सी डिसीज कहते हैं? लॉक जॉ लॉक डिसीज। जॉ डिसीज। लॉक जॉ डिसीज भी कहते हैं। और बेटा अगर गले में जब इसका होता है तो गले की मसल्स को भी ये क्या कर देता है, स्पाज्म कर देता है, जिसकी वजह से चोकिंग होने लगती है, गले में सांस घुटना स्टार्ट हो जाता है और आदमी की डेथ भी हो सकती है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, आ रही ठीक है। है। Yes, और sir. और आदमी अब एक बार बता, जो जॉ की मसल्स और फेस की मसल्स क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, स्पाज्म कर जाएंगी, तो ना तो पेशेंट च्युइंग कर पाएगा, ना तो कोई चीज चबा पाएगा, ना कोई चीज निगल पाएगा, सोलोइंग नहीं कर पाएगा। ठीक है। और नेक की मसल्स अगर स्पाज्म कर जाएंगी तो सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी उसको। ठीक है। और बेटा अगर आपसे पूछें कि टिटेनोस्पाज्मिन यानी कि टिटनस जो बैक्टीरिया है ज्यादातर कौन सी मसल्स पे इफेक्ट डालता है, वॉलंटरी मसल्स पे, इनवॉलंटरी? तो आप कहोगे वॉलंटरी मसल्स पर। कौन सी मसल्स पे इफेक्ट वॉलेंट्री। डालता है? Voluntary. वॉलंटरी मतलब मसल। हाँ। तो बेटा देखिए इसके क्या क्या सिम्टम आते हैं। सबसे पहला है इरेटिबिलिटी। इरेटिबिलिटी को बेटा हिंदी में बोलते हैं चिचड़ापन। पेशेंट को चिचड़ापन हो जाता है, बहुत ज्यादा चिचड़ापन रहता है वो। रेस्टलेसनेस, आप हिंदी भी लिख लो चाहे। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, पेशेंट को बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है। नेक बिकम स्टिफ, नेक क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, क्योंकि नेक की जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्पाज्म कर जाती हैं। डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड सोलाइंग, पेशेंट ना तो कोई चीज चबा पाता है ना ही किसी चीज को निगल पाता है। स्पाज्म ऑफ मसल ऑफ जॉ एंड फेस अकर, और इसमें क्या होती है, फेस की और जॉ की मसल्स स्पाज्म कर जाती हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिसके लिए इस डिसीज को हम क्या नाम देते हैं, जल्दी से बताएं? Jaw disease. लॉक लॉक जॉ जॉ डिसीज। डिसीज। ठीक है। और ये कैसी डिसीज है, फैटल डिसीज है। फैटल डिसीज मतलब हानिकारक डिसीज है, जानलेवा डिसीज है, इसमें आदमी की जान भी जा सकती है। ठीक है। और ज्यादातर लोगों की जान चली जाती है इसमें अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो। और ये जो टॉक्सिन होता है सबसे ज्यादा कौन सी मसल्स पे इफेक्ट डालता है, वॉलंटरी मसल्स पे। वॉलंटरी मसल्स। ठीक है। जब किसी को बेटा टिटनस हो जाता है तो हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है 48 आवर्स के अंदर अंदर एक इंजेक्शन लगाना होता है। ठीक है। उस इंजेक्शन का नाम है एंटी टिटनस सीरम। इंजेक्शन का क्या नाम है? एंटी एंटी टेटनस टेटनस सीरम। सीरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एटीएस। तो बताइए बैक्टीरियल डिसीज आपको सारी क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। मैंने 8 बैक्टीरियल डिसीज आपको बताई। सबसे पहले मैंने बताई थी टाइफाइड फीवर, जिसको हम एंटेरिक फीवर बोलते हैं। सेकंड नंबर पे निमोनिया पढ़ाया। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बुबोनिक प्लेग पढ़ाया, जिसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे ट्यूबरक्लोसिस पढ़ाया। फिफ्थ नंबर पे मैंने आपको लेप्रोसी पढ़ाया। सिक्स नंबर पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कॉलरा। सेवन नंबर पे डिप्थीरिया और एट्थ नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया ट्यूबरक्लोसिस। टोटल 8 बैक्टीरियल डिसीज बताई हैं। क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए अगली डिसीज जो आती है, दिस इज कॉल्ड वायरल डिसीज। कौन सी डिसीज है बेटा, ये जल्दी बताएं? डिसीज। वायरल डिसीज। हाँ वायरल डिसीज। बेटा एक बात सुनिए, बड़ी काम की बात बताऊंगा। वायरल इन्फेक्शन ज्यादातर किसी के खांसने और छींकने की वजह से होता है। इसीलिए अगर आप किसी का भी एमओटी देखोगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो हमेशा खांसने और छींकने का जिक्र होगा। नहीं बस समझ में ही आपको यस सर, आ गई। यस सर। आ गई? ठीक है। चलिए तो बेटा अब बात सबसे पहली बीमारी लेते हैं कॉमन कोल्ड और राइनिटिस। कॉमन कोल्ड का ही दूसरा नाम क्या है बीमारी का, राइनिटिस। राइनिटिस इसलिए कहते हैं कॉमन कोल्ड को क्योंकि इसका जो पैथोजन है यानी कि कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है राइनो वायरस। कौन सा वायरस है? राइनोवायरस। राइनोवायरस। और बेटा इसका जो एमओटी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कैसा है, लाइक निमोनिया। जैसे निमोनिया का इन्फेक्शन होता है ऐसे ही इसका इन्फेक्शन होता है। बताओ निमोनिया का इन्फेक्शन कैसे होता था? किसी के खांसने से, किसी के छींकने से, या छींकने से, कॉमन कॉमन ग्लासेस कॉमन या कॉमन चीज यूज यूटेंसिल को करने से। यूज करने की वजह से। अरे बोलो यस या नो, समझ में आ रहा Yes, है sir. सबके? यस ठीक है। सर। यस सर, आ बेटा गई। देखो, यस। बेटा देखिए, कॉम अगर आप जब डॉक्टर की सीट पे बैठोगे तो कॉमन कोल्ड की और निमोनिया के जो सिम्टम्स हैं आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे।
ठीक है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि इसको कॉमन कोल्ड है या निमोनिया है? तो अगर बेटा लंग इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि लंग इन्वॉल्व हो गया, यानी कि एलुलाई में पानी भर गया, फ्लूइड भर गया, तो वो निमोनिया है। अगर लंग इन्वॉल्व नहीं हुआ, लंग से ऊपर रेस्पिरेटरी पैसेज इन्वॉल्व है और नोज इन्वॉल्व है, लेकिन लंग इन्वॉल्व ना हो, तब हम बोलेंगे कॉमन कोल्ड। इसका मतलब कॉमन कोल्ड में कभी भी लंग इन्वॉल्व नहीं होता। बात समझ में आई? नहीं नहीं होता। Yes, बात sir. समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बिल्कुल साथ साथ लिखा है, क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। लिखा है इट्स इन्फेक्शन अकर इन नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी कि नोज में होता है और रेस्पिरेटरी पैसेज में होता है, बट नॉट इन लंग्स, लेकिन लंग्स के अंदर इसका इन्फेक्शन नहीं होता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, और क्या क्या सिम्टम आते हैं बेटा? जुकाम तो हुआ ही होगा, नेजल कंजेशन यानी कि नाक बंद हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज या फिर किसी की नाक बहने लगती है, सोर थ्रॉट गला बैठ जाता है, हॉर्सनेस गले में खराश हो जाती है, टायर्डनेस बहुत ज्यादा थकावट रहती है, सोने का मन करता है। यही तो सिम्टम आते हैं कॉमन कोल्ड में। Yes, sir. ठीक है, चलिए इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे सर बेटा, हाँ बोलो नेजल कंजेशन क्यों होता है सर? बेटा। नेजल कंजेशन इसलिए होता है कि क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज तो हमारा नेजल पार्ट से स्टार्ट हो जाता है, तो जो उसकी इनर लेयर होती है वहां पर बहुत ज्यादा म्यूकस होता है, तो क्या होता है म्यूकस में स्टिफनेस हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाती है। ओके सर। ठीक है, चलिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो फिर ट्रीटमेंट क्या है? हम इसके लिए, अब कोई भी वायरल डिसीज हो तो हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स। उस एंटीबायोटिक्स का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सबसे ज्यादा स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जुकाम वुकाम में स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं ज्यादातर। अरे क्लियर है? Yes, sir. अच्छा। ठीक है, Yes, sir. चलिए कुछ है थोड़ी इन बीमारियों में, तो मस्ती मस्ती में याद करते चले जाओ। अगली बीमारी का नाम है इन्फ्लुएंजा, जिसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? फ्लू, की फ्लू हो गया। ठीक है, तो बेटा इसका भी जो पैथोजन है उसका नाम है मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी। क्या नाम है बेटा? Myxovirus. मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। हाँ, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं इसमें भी क्या क्या होता है? सबसे पहले फीवर होता है, आदमी को बुखार चढ़ जाता है, पूरी बॉडी में पेन रहता है, यानी कि पेन अकर ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर पेन रहता है। ठीक है, और इसमें भी नोज, थ्रॉट एंड ईयर पैसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं। हेडेक, सर में दर्द रहता है, सोर थ्रॉट गला बैठ जाता है, कोल्ड विद स्नीजिंग, आदमी छींकता है और नाक में ठंड सी लगती है, रेस्टलेसनेस बेचैनी लगती है। और अगर हम इसका इलाज ना कराएं, हम सोचें यार ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, हमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको नेग्लेक्ट कर दें। क्या कर दें? नेग्लेक्ट कर दें। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दे, यानी कि वो निमोनिया भी कॉज कर सकता है एडवांस होकर, ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है, यानी कि ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, और ईयर के अंदर इन्फेक्शन भी कर सकता है। नहीं बात समझ में आई? अच्छा। सर ईयर के अंदर इन्फेक्शन क्या? वाह वाह मेरे बेटे वाह, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं सोच पाए। मिडिल ईयर को फेरिंग से कौन कनेक्ट करता है? यूस्टेशियन ट्यूब। तो क्या इन्फेक्शन Yes. यूस्टेशियन ट्यूब के नहीं जाएगा मिडिल ईयर में? यस सर। Ajay. कैसी रही? अच्छे। अच्छी, चलो चलिए अगली बीमारी का नाम क्या है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और देखो स्मॉल पॉक्स की कंपेयर में चिकन पॉक्स से करूंगा, जिससे आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दूसरी जो बीमारी इसके बाद आएगी वो है चिकन पॉक्स। कौन सी बीमारी है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। तो चलिए सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं। तो मैंने एक कंपेयर करके चार्ट भी बनवाया था, सर बच्चों को समझाया था, उससे बताता हूँ। थोड़ा खुलने में टाइम लेता है, 1 मिनट वेट कर लेना। दिख रहा है सबको सामने? यस सर। बहुत ही ध्यान से समझना, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखिए
एक तरफ स्मॉल पॉक्स बीमारी है और दूसरी तरफ हमने चिकन पॉक्स ले लिया, दोनों के बीच में हम डिफरेंस क्लियर करेंगे। क्लियर? चलिए देखो बेटा, सबसे पहले बताते हैं क्या होता है। देखो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड फेस, मेरा तो क्या है लेफ्ट, और मेरा थोरैक्स और एब्डोमेन को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। Trunk. ठीक है, क्लियर सब लोगों को? बोलो। Yes. अब Yes, देखो sir. बेटा होता क्या है, स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी होती है और चिकन पॉक्स दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, क्वेश्चन कभी करवा। स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। कैसा वायरस है? Double standard DNA virus. हाँ। और जो चिकन पॉक्स होता है ये वेरिसेला वायरस जोस्टर की वजह से होता है। कौन सा वायरस से होता है? ये वेरिसेला वायरस की वजह से होता है, Varicella और ये virus. भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। क्लियर है सब लोगों को ये पॉइंट? Yes, Yes. sir. और बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एमओटी, कफिंग एंड स्नीजिंग। किसी के खांसने और छींकने की वजह से स्मॉल पॉक्स होता है। सेम चिकन पॉक्स भी ऐसे ही होता है, किसी के खांसने और छींकने से होता है। क्लियर है? Yes, sir. अगला बेटा, जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है ना, ये कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है वर्ल्ड से। कंप्लीटली क्या हो चुकी है? वर्ल्ड से जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, यानी कि सभी को इसकी वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए बीमारी आज एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है? तो देखो लिखा है कंप्लीटली इरेडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि अब ये वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि इसके जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, वो ऑलमोस्ट सभी को लग चुकी है। ठीक है, पर लेकिन चिकन पॉक्स एग्जिस्ट टुडे, ये आज भी एग्जिस्ट करती है चिकन पॉक्स। अरे क्लियर है? Yes, sir. बेटा स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन का नाम है एडवर्ड जीनर, किसने बनाई थी बेटा? बताओ, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन Edward Jenner. एडवर्ड जीनर ने बनाई थी। क्लियर? अब क्या होता है, चलिए सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम सिम्टम किस तरीके से आते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले जो पेशेंट को जैसे स्मॉल पॉक्स का समझ आ रहा हूँ, उसके बाद मैं चिकन पॉक्स से कंपेयर करूंगा सिम्टम की। तो बेटा क्या होता है, जब स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, वेरियोला वायरस का जब इन्फेक्शन होता है, तो पेशेंट को हाई फीवर होता है। कितना फीवर होता है? High fever. हाई फीवर, बुखार हो जाता है, बैक एक, उसकी कमर में दर्द रहता है, हेडेक, सर में दर्द रहता है, चिल्स, उसको ठंड भी लगती है। एंड आफ्टर 3 डेज, कितने दिन बाद? आफ्टर 3 डेज उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रैशेस बन जाते हैं। रैशेस का मतलब होता है दाग। उसकी बॉडी में छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? बोलो। Rashes. रैशेस बन जाते हैं। और बेटा ये जो रैशेस आते हैं, ये सबसे पहले फेस और लिम्स में आते हैं, उसके बाद ट्रंक पे आते हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये पॉइंट? यानी कि सबसे Yes, sir. पहले फेस और लिम्स पे आएंगे रैशेस, यानी कि दाग जो हैं, उसके बाद ये ट्रंक वाले रीजन में आएंगे। नई बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। और Yes, ये sir. जो दाग आएंगे, ये सिंगली आएंगे, डेवलप सिंगली, यानी कि एक दाग जैसे यहाँ पर आया तो दूसरा दाग इससे गया, तीसरा दाग यहाँ, मतलब दूर दूर पाएंगे। एक दाग यहाँ है, एक दाग यहाँ है, एक दाग यहाँ, यानी कि सिंगली आएंगे, एक एक करके दाग आएंगे पूरी बॉडी के ऊपर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब मैं इसको एक कंपेयर हल्की से मैं करा देता हूँ किस तरीके से। देखो बेटा, जब किसी के हाथ जल जाता है, तो जलने के बाद वहां पे थोड़ा सा रेडिश सा हो जाता है, हो जाता है रेडिश सा, Yes, sir. Yes, sir. वो हो गए रैशेस। वो क्या हो गए? Rashes. Rashes. रैशेस। 3-4 घंटे बाद आप देखोगे कि वो जो रेडिश वाला था वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, बिल्कुल स्किन पर अलग ही दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. उसको बोलेंगे पेप्यूल। उसको क्या बोलेंगे? Papule. पेप्यूल। उसके बाद आप शाम तक अगर देखोगे तो उसके अंदर पानी भर जाएगा, वो एक फफोला बन जाएगा, ब्लिस्टर बन जाएगा, ब्लैक ब्लैक ब्राउन कलर का। Yes, sir. Yes. दैट इज कॉल्ड स्मॉल वेसिकल। उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल वेसिकल, जिसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होगा, अब वो जो ब्लिस्टर है, अब वो फूट जाएगा, फूटने से उसके अंदर से पानी निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगा, तब हम उसे नाम देंगे पोस्ट्यूल। क्या बोलेंगे? Pustule. पोस्ट्यूल। और 2-4 दिन बाद वो क्या हो जाएगा? ड्राई बन जाएगा, उसकी पपड़ी सी बन जाएगी। ठीक है, उसको हम नाम देंगे स्कैब। क्या देंगे? Scab. स्कैब। उसके बाद वो पपड़ी सी वहां से झड़ जाएगी और वहां पर
पपड़ी सी झड़ जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसमें स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, पपड़ी झड़ने के बाद उस जगह पे एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है, छोटा सा पिट बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं पॉक मार्क्स। क्या बोलते हैं? पॉक मार्क्स। पॉक मार्क्स। तो यानी कि स्मॉल पॉक्स में पॉक मार्क्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं स्किन के ऊपर। नई बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. तो चिकन पॉक्स में होता है ना? पॉक मार्क्स पूरा ठीक हो प्रोसेस जाते ही हैं तो क्या? बता दिए। स्मॉल है, स्मॉल पॉक्स का जिक्र किया है, अभी चिकन पॉक्स का जिक्र मत करो आप लोग। इतनी बात समझ में आ गई? सर हाँ। Yes, sir. सर पॉक मार्क्स को ठीक कर सकते हैं? नहीं, ठीक नहीं कर सकते, बन गए तो बन गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? और ये पॉक मार्क्स अगर आंखों में बन जाए तो आदमी अंधा भी हो सकता है, ये कान के अंदर हो जाए तो आदमी बहरा भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। Yes. चिकन पॉक्स में क्या होता है, अब चिकन पॉक्स से कंपेयर कर रहा हूं मैं। चिकन पॉक्स में भी जब इन्फेक्शन होता है वेरिसेला जोस्टर का तो हाई फीवर आता है। देखो मैंने इसको 1 2 3 4 में डिवाइड कर दिया, तो यानी कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सिमिलर है स्मॉल पॉक्स के, यानी कि हाई फीवर भी आएगा, बैक एक भी होगा, हेडेक भी होगा और चिल्स भी लगेगी। सेकंड वाला भी सिमिलर है, यानी कि बॉडी में 3 दिन बाद क्या आ जाएंगे, रैशेज आ जाएंगे। लेकिन स्मॉल पॉक्स में फेस और लिम्स के ऊपर पहले रैशेस आते हैं, उसके बाद ट्रंक पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे चिकन पॉक्स में उल्टा होता है, पहले कहाँ आते हैं, ट्रंक पे आते हैं, तेरे ट्रंक पे आता है। उसके बाद फेस और लिम्स पे आते हैं। क्लियर है पहले डिफरेंस? यस सर। बोलो। और यहाँ पे बेटा जो था स्मॉल पॉक्स में जो रैशेस आते थे वो सिंगली एक एक करके आते थे, यहाँ पे ग्रुप की फॉर्म में आते हैं जिनको क्रॉप कहते हैं। नहीं बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद देखो 3 4 5 6 सिमिलर है, यानी कि सेम रैशेस पैप्यूल में कन्वर्ट होंगे, फिर स्मॉल वेसिकल में कन्वर्ट होंगे, फिर पोस्ट्यूल में कन्वर्ट होंगे, फिर स्कैब भी बनेगा। लेकिन 7th वाले में डिफरेंस है, स्मॉल पॉक्स के अंदर तो पॉक मार्क्स बनते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर पॉक मार्क्स नहीं बनते। नहीं बनेंगे। नहीं बने। बताइए, बिल्कुल क्लियर हो गया स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बीच में डिफरेंस सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। बाकी बच्चा एक भी नहीं बोल रहा है, मौन धारण कर लिया। मौन धारण करने से सिलेक्शन हो जाएगा। सर गलती से भी किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता? बेटा इरेडिकेट हो चुका है ना, अर्थ में है ही नहीं। अब बेटा जो बीमारी आज से जा चुकी तुम बार बार उसे क्यों बुलाना चाहते हो? तुम्हारी वजह से कोरोना वापस आया है। अच्छा सर, कोरोना वापस आया हमारे। हाँ, तो डेली कोरोना को याद करते सर 2020 में तो सुना ही था ना। हाँ, तो सुना था, और फिर 2021 में कैसे आ गया? गलती से आ गया, क्योंकि तुमने कहा कि गलती से नहीं आ सकता, उन्होंने कहा कि मैं गलती करूंगा, वो आ गया। तुमको पता है फिर से लॉकडाउन के चांस है पूरे इंडिया के। यस सर। हाँ, कंडीशंस Yes, खराब sir. हो रही है लगातार फिर से। यस सर। और अब तो पैसा भी नहीं है लोगों के पास, सरकार के पास। चले आगे। यस सर। तो स्मॉल पॉक्स आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सेम यहीं पे वो चीज लिखी हुई है सारी। चिकन पॉक्स भी क्लियर हो गया आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अगली बीमारी का नाम है मिजेल्स। क्या नाम है? मीजल्स। मिजेल्स, जिसको हम रूबेला डिसीज भी कहते हैं। हाँ जी बेटा बोलो। बेटा वैक्सीन चलती है इसकी, वैक्सीन लगती है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन अब बन गई है, वो लगती है अब। अरे आपने सुना होगा ना, छोटी माता बड़ी माता। हाँ, वही तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स है। किसका? इसी के नाम पे आती है वैक्सीन, वो सीपी वैक्सीन बोलते हैं उनको। उसको एसपी वैक्सीन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए मिसेल्स या रूबेला डिसीज के बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो मिसेल्स होता है इसके लिए पैथोजन रेस्पॉन्सिबल है रूबेला वायरस। कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल है? रूबेला वायरस। देख लो बेटा, जो नहीं बोलेगा उसे याद नहीं होगा। कौन सा वायरस? रूबेला वायरस। रूबेला हाँ हाँ।
और इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ये कौन सा है, आरएनए वायरस है ये, आरएन वायरस। और इसका जो एमओटी है लाइक निमोनिया, लाइक निमोनिया मतलब तुम समझ गए, किसी के खांसने से, किसी के छींकने से, किसी के झूठे बर्तन में खाना खाने से, किसी के झूठे गिलास में पानी पीने से इसका इन्फेक्शन होता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? और सिम्टम क्या है इसके, देखिए बेटा, इट मेनली अकर इन 5 ईयर ऑफ चाइल्ड, 5 साल के बच्चों में ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसमें सिम्टम क्या होते हैं, फीवर, आदमी को बुखार चढ़ जाता है, बच्चे को बुखार चढ़ जाता है, कैटरा ऑफ नोज एंड थ्रॉट, यानी कि जो नाक होती है, नाक में और थ्रॉट में ठंड लगती है। कैटरा का मतलब होता है ठंड लगना, कैटरा का मतलब क्या होता है, लगना। ठंड लगना। इन्फ्लेमेशन इन एयर पैसेज, जो सांस की नली है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। और बेटा क्या होता है, जो गर्दन के पीछे पिंक कलर के छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, और वो पैचेस जो हैं धीरे धीरे पूरी कमर में फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं। नई बात समझ में आई? यस सर। लिखो, स्लाइटली पिंकिश रैशेस डेवलप फर्स्ट ऑन बैक एंड नेक, फेस एंड स्प्रेड डाउनवर्ड ऑन द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाते हैं। अभी दिखाऊंगा फोटो कैसा होता है। और बेटा इसमें जो आंखें होती हैं वो रेड हो जाती हैं, आंखें कैसी हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं, उनसे पानी निकलता है, यानी कि वाटरी, उनसे आंखों से पानी निकलता रहता है। और फेस इज फ्लश्ड, और जगह जगह से फेस लाल हो जाता है, फ्लश्ड हो जाता है। नई बात समझ में आई? ये सारे सिम्टम है, ठीक है? दिखा दें आपको सारे सबको? यस सर। देखिए, ये देखिए, कमर पे ऐसे करके लाइट कलर के पिंकिश पैचेस आए और फिर पूरी कमर पे फैल गए। देख रहे हैं आप? यस सर। ठीक है। और अगर आप आंखें देखो इस पेशेंट की, तो इनकी आंखें जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। देखना जरा फेस कैसा दिखाई दे रहा है। रेडिश दिख। देखिए आंखें कैसी हो रही हैं, रेड, और उनसे क्या निकल रहा है, बोलो, पानी निकल रहा है। यानी कि आईज बिकम रेड, रेडिश हो जाती हैं आईज एंड बिकम वाटरी, और उनसे पानी निकलता रहता है। नई बात समझ में आ रही? यस सर। यस सर। और देखिए जगह जगह से देखिए फेस जो है रेड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लश फेस। क्या बोलते हैं? फ्लैश फेस। फ्लश फेस। हाँ, आप किसी का भी देख लो फ्लश फेस हो जाता है। ये बीमारी ज्यादातर ना फॉरेनर्स में देखने के लिए मिलती है, इंडियंस में थोड़ा कम ही देखी गई है। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। चलिए, अगली बीमारी का नाम है मम्प्स। अगली वायरल डिसीज कौन सी है? मम्प्स, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस। इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस बोलते हैं, तो बेटा हमने कहा पैरोटाइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, और पैरो का मतलब, पैरोटिड का मतलब पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। देखो बेटा, जो हमारे ईयर लोब्यूल्स हैं इसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होती है, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, बोलो? स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ, तो जब यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी एक साइड में, तो आदमी मुंह नहीं खोल पाता, यानी कि डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, अब माउथ को ओपन करने में डिफिकल्टी होने लगती है उसको। अरे नई बात समझ में आई? बोलो। यस सर।
ठीक है, और पेशेंट को फिर हम बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं जब तक ये स्वेलिंग उतर नहीं जाती। तो वो चीज यहाँ लिखी है। पैथोजन क्या है इसका? पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल? पैरामिक्सोवायरस। ये एक आरएनए वायरस है, और इसका जो एमओटी होता है लाइक निमोनिया, जैसे निमोनिया में होता है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, किसी के खांसने और छींकने की वजह से इसका इन्फेक्शन होता है। और सिम्टम क्या है इसमें? फीवर आता है, बुखार चढ़ जाता है, पेनफुल swelling of parotid gland which lie just below the ear lobule which causes difficulty in opening the mouth। मैंने आपको कहा था कि ईयर लोब्यूल के जस्ट नीचे पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी हो जाती है ओपनिंग ऑफ माउथ में। क्लियर है? तो पेशेंट को क्या कहते हैं? द पेशेंट शुड बी टेक कंप्लीट बेड रेस्ट टिल द स्वेलिंग सब्सिडाइज इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। यानी कि पेशेंट को हम बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, और तब तक बोलते हैं जब तक उसकी ये जो स्वेलिंग है ये उतर नहीं जाती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? सर फिर मेडिसिन नहीं देते उससे? बिल्कुल देते हैं मेडिसिन, वो अलग चलती हैं। ओके सर। हाँ, रेस्ट तो करवाओगे ना पेशेंट को? यस आप सर। आप देखिए, देखिए ये नॉर्मल हेल्थी पर्सन बच्चे को देखो, बिल्कुल फेस ठीक है। ये देखिए एक साइड से सूजन आ गई, ये देखिए, डेट इज कॉल्ड मम्स। नहीं बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? मुझे ऐसा लग रहा है। सर आ रहा है। ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और है, अगर इस वैसे तो इसका यूजुअली देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस, इसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जिन पर्सन्स को मम्स की डिसीज होती है उसकी वजह से उनकी टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं हम ऑर्काइटिस। क्या बोलते हैं? और काइटिस। ऑर्काइटिस। हाँ। और टेस्टिस में स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म कम बनने लगते हैं, जिसकी वजह से मेल के अंदर इनफर्टिलिटी आने लगती है और एब्डोमेन में पेन होने लगता है। याद करो मैंने इनफर्टिलिटी में मम्स लिखवाया भी था। यस सर। But in some cases there may be pain and swelling in testes called orchitis which causes infertility in male and pain in abdomen। बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। चलिए अगली बीमारी का नाम है रेबीज और हाइड्रोफोबिया। अगली बीमारी का क्या नाम है? रेबीज और हाइड्रोफोबिया। हाँ, रेबीज और हाइड्रोफोबिया। ये कुत्ते के काटने से होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, कुत्ते काटने से हो जाता है इसको ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें रेबीज। हाँ देखिए, यस सर। रेबीज को बेटा हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है फियर। यानी कि रेबीज में पानी से डर लगता है, यानी कि फियर ऑफ वाटर, वाटर से डर लगता है। किससे डर लगता है पेशेंट को? वाटर से डर वाटर। लगता है। हाँ, और इसका जो पैथोजन होता है बेटा वो रेब्डो वायरस है। इसका पैथोजन क्या है? रेब्डो वायरस। तो जब कोई कुत्ता काट लेता है, या कोई बिल्ली काट लेती है, या कोई बंदर काट लेता है, या फिर कोई भेड़िया काट लेता है, या फिर कोई शेर काट लेता है, या फिर कोई टाइगर काट लेता है, या फिर डायनासोर्स काट लेता है, तो रेबीज हो जाता है। ठीक है, किस किस के काटने से होता है ये? सर कोई भी नहीं काट। हाँ सर लायन टाइगर से तो फिर इंसान बचेगा ही नहीं। है, क्या पता बेटा उसका खाने का मन ना कर रहा हो, ऐसे ही काट के चला जाए। और सर डायनासोर्स। है सर वो डर के मारे ही मर जाएगा सर, चाहे शेर खाए ना खाए। हाँ वैसे बेटा ये बात तो है। अच्छा आप लोगों ने कभी जंगल में शेर देखा है ऐसा खुला हुआ? किसने देखा है? देखा तो होगा किसी ने। नहीं देखा सर। नहीं देखा सर। नहीं देखा? हमने देखा है, सर देखा है, सर देखा है। हमने देखा है जंगल में, जंगल सफारी करने गए थे तब देखा था। पहले हम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, यार कुछ नहीं होता शेर वेर, ये तो सब ऐसे लोग डरते हैं। जब सामने आया था ना तो ऐसा लगा था जमीन ही नीचे से निकल गई। ना हाथ हिला था ना पैर हिला था, बस ये लगा था कि भगवान दिखाई दे गए थे, यमराज। नहीं बात, नहीं बात समझ में आई आपको? यस सर। आप भी एक काम करो, जंगल आप भी फील करो उस चीज को जाके, तब बताना सर कैसा लगता सफारी है। में लायन कुछ कर दे तो ही ना।
हाँ बेटा, दोस्त थोड़ी होते हैं मिलने, वो तो पहले ही साइन करवा लेते हैं ना कि अगर एनकाउंटर कर दिया एनिमल ने तो उनकी गलती थोड़ी है वो। है सर, ऐसे भी होता है। और क्यों नहीं होता बेटा, सफारी में क्या अटैक नहीं करते हो, पहले सिग्नेचर हो जाते हैं सारे। आप अपना पूरा इंश्योरेंस लेके जा रहे हो। बेटा तुम जंगल तो में जा गाड़ी रहे में हो बिठा के घुमाते हैं ना, है। गाड़ी में बिठा के घुमाते हैं ना वो तो। हाँ तो गाड़ी में बैठा घुमाते तो उनके लिए हम मालदार आदमी थोड़ी हैं कि हम गाड़ी वाले आदमी हैं, तो किसी भी अटैक कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप मेडिकल कॉलेज जाओ तब जंगल सफारी करना, तब देखना तुम्हें दुनिया की सबसे बढ़िया फील आएगा जब आपके सामने कोई चीता या बढ़िया सर। शेर खड़ी होगा। क्योंकि हम तो यस सर। अभी भी बोलते हुए हमारे पैर कांप रहे हैं उस दिन को याद करके। चलो कभी मिलोगे तब कहानी सुनाएंगे आपको क्या हुआ था। चलिए, तो रेबीज का जो पैथोजन है उसका वायरस का नाम क्या है, जल्दी बताओ। रेप्डो वायरस। रैप्डो वायरस। और इसका जो एमओटी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अकर ड्यू टू बाइट ऑफ रैबिड यानी कि मैड डॉग, किसी पागल कुत्ते के काटने से होता है यूजुअली, एंड ऑल्सो अकर बाई बाइट ऑफ जैकाल, जैकाल के काटने से हो सकता है। जैकाल क्या होता है, शियार यानी कि जो वो होते हैं सियार, या फिर इसको बोलते हैं गीदड़। कैट, बिल्ली के काटने से हो सकता है। क्लियर। चलिए, यस सर। सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल सिम्टम बेटा कुत्ते जैसे ही हो जाते हैं। कैसे सिम्टम हो जाते हैं, जैसे कुत्तों के सिम्टम होते हैं। ठीक है, देखो कैसे याद करने का तरीका ही है बेटा। देखिए, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 डेज से 1 ईयर होता है। कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, 10 10 10 days। days to 10 1 days। year. 10 डेज टू 1 ईयर। तो बेटा सबसे पहली बात है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। बेटा एक बात बताओ, जब कोई इन्फेक्शन आपको होगा क्या तुरंत सिम्टम आ जाते हैं? नो सर, No टाइम sir, टाइम लगता है। यस, किसी जैसे अभी इन्फेक्शन हुआ और 3 दिन बाद सिम्टम आए, तो इन्फेक्शन से फर्स्ट सिम्टम के बीच का जो पीरियड होता है डेट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। बात समझ में आई नहीं आई? Yes यस sir. सर। तो देखो नीचे लिख दिया है मैंने, टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन टू फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 डेज से 1 ईयर। यानी कि अगर रैप्डो वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो सिम्टम 10 दिन के अंदर भी आ सकते हैं और मैक्सिमम 1 ईयर में भी आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। और इसका जो मेन करेक्टरिस्टिक जो सिम्टम है, जो मेन सिम्टम है वो है फियर ऑफ वाटर। इसमें पानी से डर लगता है। आप लोग देखते हो कुत्ता भी पानी से डरता है। यस सर। ठीक है, एक्सेसिव सलाइवेशन, जैसे कुत्ता जब बैठा रहता है तो उसके मुंह से सलाइवा गिरता है, ऐसे ही इसके अंदर भी बहुत ज्यादा सलाइवा बनता है, इसलिए हमेशा इसके मुंह से सलाइवा गिरता रहता है। सीवियर हेडेक, इसके सर में बहुत दर्द रहता है। हाई फीवर, बहुत ज्यादा बुखार रहता है। अल्टरनेशन पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन, इसे एकदम से एग्रेसिव गुस्सा आ जाता है, एकदम से रोना शुरू कर देता है, ऐसा लगता है जैसे पागल हो गया हो। इनएबिलिटी टू स्वेलो फ्लूइड ड्यू टू चॉकिंग और थ्रॉट, इसका जो गला है उसमें चॉकिंग रहती है, घुटता रहता है, जिसकी वजह से ना तो ये किसी चीज को निगल नहीं पाता। ठीक है, और इसमें पेशेंट के मरने के चांस 100% रहते हैं। 100% फैटल डिसीज है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो वायरस होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको डिस्ट्रॉय कर देता है? ब्रेन और ब्रेन एंड स्पाइनल स्पाइनल। कॉर्ड। कॉर्ड को। बताइए समझ में आया नहीं आया, बोलो। अगली बीमारी का नाम है पोलियो। पोलियो को अब पूरा नाम है पोलियो माइलिटिस, क्या बोलते हैं इसे? पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइटिस। हाँ बेटा, देखो ऐसा है कि पहले इसका जो पैथोजन, जो रेस्पॉन्सिबल पैथोजन है उसका नाम है पोलियो वायरस। ये पोलियो वायरस इसी के नाम से पड़ा है, पोलियो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। क्या है बेटा ये सिंगल इसमें? स्टैंडर्ड आरएनए। हाँ, और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि जब गंदा खाना या पानी पीने की वजह से इसका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और इसका सिम्टम क्या होता है पोलियोवायलिटिस का? बेटा सुनो, पहले इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं। क्यों? पहले ये मानते थे कि पोलियो बीमारी होती है वो जन्म के साथ होती है, यानी कि इन्फेंट होते हैं नवजात शिशु, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो होता है वो पोलियो वायरस होता है, पोलियो की बीमारी होती है। लेकिन बाद में पता लगा कि पोलियो जो है वायरस, इसका इन्फेक्शन तो किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी किस में हो सकता है, एज में। एज में होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, ऑल्सो कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस, बट
इट इज नाउ नोन दैट द डिसीज में अकर एट एनी एज, यानी कि किसी भी एज में हो सकता है। पहले ये मानते थे कि जो पोलियो का इन्फेक्शन होता है वो केवल और केवल किस में होता है, बताओ, बच्चों में होता है। किस में होता है बेटा, जल्दी बताओ। बच्चों में। इन्फेंट्स। बच्चों में होता है। क्लियर सब लोगों को यहाँ तक ये बात? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है पोलियो का, पोलियो वायरस का, वो होता है 7 to 14 डेज। कितने दिन होता है? 7 to 14। 7 to 14 days। हाँ। अब बेटा जब कोई कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक करता है तो इसका जो वायरस है वो एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है, भाई स्टोमक में चला जाएगा, स्टोमक से वो कहाँ पहुंच जाएगा, इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, और इंटेस्टाइन से वो एंटर कर जाता है ब्लड के अंदर। किसके अंदर एंटर कर जाएगा वायरस? ब्लड के अंदर। ब्लड। और ब्लड से वो पहुंच जाएगा कहाँ पर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाएगा, ब्रेन में। और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन के अंदर क्या कर देगा, स्वेलिंग कर देगा, इन्फ्लेमेशन कर देगा। ठीक है, तो ब्रेन में जो स्वेलिंग कर देगा, इन्फ्लेमेशन कर देगा, तो ब्रेन से जो नर्व हमारे हेड वाले पार्ट को आती हैं, सॉरी नेक वाले पार्ट को आती हैं, ठीक है, और नेक वाले पार्ट में जो नर्व आती हैं उनमें वो क्या कर देता है, दिक्कत कर देता है, सप्लाई को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेक के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। तो जब नेक में हार्डनेस आ जाएगी तो पेशेंट जो है अपने हेड को फॉरवर्डली बेंड नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, क्लियर सब लोगों को बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, और ये जो पोलियो वायरस होता है ये सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है वो लिम्स की मसल्स पे डालता है, जिसकी वजह से लिम्स की मसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं और पैरालिसिस हो जाती हैं, यानी कि स्केलेटल मसल से मिलनी ये इफेक्ट डालता है। क्लियर सब लोगों को ये पॉइंट? यस सर। तो देखो लिखा है ये कहानी पूरी। वायरस एंटर द बॉडी वाया एलिमेंट्री कैनाल वेयर इट मल्टीप्लाई एंड रीच द नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इन्वॉल्व सीएनएस कॉजिंग इनएबिलिटी टू बेंड द हेड फॉरवर्डली, जिसकी वजह से इनएबिलिटी हो जाती है, हेड को वो फॉरवर्डली बेंड नहीं कर पाता। क्लियर है? यस सर। स्टिफनेस ऑफ नेक अकर, यानी कि नेक में स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफ स्टिफ का मतलब समझते हैं, हार्ड हो जाती है नेक, ये एक इंपॉर्टेंट साइन है पोलियो का। ठीक है, पैरालिसिस स्टार्ट फॉलोइंग द वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स में क्या हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो लिम्स की स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं बेटा, पैरालिसिस हो जाती हैं। ठीक है, और क्या क्या सिम्टम आते हैं पोलियो में? हाई फीवर, बहुत ज्यादा बुखार रहता है, हेड, सर में दर्द रहता है, चिल्स, ठंड लगती है, एंड पेन ऑल ओवर द बॉडी, और पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, पेन होता है। क्लियर है? यस सर। और बेटा कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो नेक के अंदर जो लैरिंग्स और फेरिंग्स है, अगर उसकी उसकी मसल्स के अंदर पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ये एक फैटल डिसीज हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। देखो लिखा है, इफ मसल्स ऑफ लैरिंग्स एंड फेरिंग्स आर इन्वॉल्व इट इज प्रूव फैटल, इसलिए क्या हो जाती है, फैटल डिसीज हो जाती है। क्लियर है? और अगर आपसे पूछेंगे क्या पोलियो, किसी को पोलियो हो जाए तो क्या उसको 100% क्योर किया जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं, उसको 100% क्योर नहीं किया जा सकता, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। और बेटा जब शुरुआत में जो बच्चे होते हैं जिनको पोलियो का इन्फेक्शन हो जाता है तो उन बच्चों को हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड प्लेस में रखते हैं, यानी कि एक अलग रूम में रखते हैं, ताकि उसका इन्फेक्शन किसी दूसरे बच्चे में ना हो जाए, और उसको कंप्लीट रेस्ट के लिए बोलते हैं। ठीक है, और उस बच्चे का जो यूरिन होता है या उस बच्चे की जो फिसीज होती हैं, ठीक है, उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, यानी कि पन्नी में बांध के फेंकते हैं। क्यों? ताकि उसका इन्फेक्शन किसी और को ना हो जाए, क्योंकि पोलियो वायरस जो है यूरिन से और फिसीज से बॉडी से बाहर आता है। नई बात समझ में आ रही है? यस सर। और उस बच्चे को बेटा जो ओवर क्राउडिंग एरिया है, जैसे स्कूल्स, उसमें जाने के लिए अवॉइड करते हैं कुछ दिन के लिए, या प्लेग्राउंड में जाने के लिए अवॉइड करते हैं, या सिनेमा हॉल में, ताकि ये इन्फेक्शन किसी और को ना हो जाए। तो देखो लिखा है, देयर इज नो श्योर क्योर फॉर पोलियो, यानी कि इसको कम्प्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता। द पेशेंट शुड बी केप्ट आइसोलेटेड, उसको अलग रखा जाता है, एंड शुड बी गिवन कंप्लीट रेस्ट, और उसको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। एंड एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर यूरिन एंड फिसीज ऑफ पेशेंट मस्ट बी डन एज दे कंटेन पोलियो वायरस, क्योंकि यूरिन में और फिसीज में क्या होते हैं, पोलियो वायरस होता है, इसलिए इसको कम्प्लीटली हम क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं,
ओवरक्राउडिंग ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स, प्लेग्राउंड एंड सिनेमा हॉल शुड बी अवॉइडेड। और उसको इन जगह पे जाने के लिए क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है, पोलियो वैक्सीन, हम पोलियो वैक्सीन देते हैं। बताइए पोलियो माइलेटिस समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला जो वायरल इन्फेक्शन है उसका नाम है डेंगू फीवर। कौन सी बीमारी है, डेंगू फीवर। डेंगू डेंगू फीवर आपने देखा था अभी 1-1.5 साल पहले बहुत ज्यादा चला था डेंगू फीवर, यस ठीक है। सर। Yes, तो sir. डेंगू फीवर जो होता है बेटा, ये किस पैथोजन से होता है, इस वायरस का नाम है आर्बो वायरस। क्या नाम है? आर्बो वायरस। हाँ, Yes. और ये आरएनए वायरस है। ये कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है। और इसका जो वेक्टर होता है, एक मॉस्क्यूटो होता है, उस मॉस्क्यूटो का नाम है एडीज एजिप्टी। भाई 3 तरीके का मॉस्क्यूटो होता है, एक होता है एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, एक होता है एडीज, और तीसरा होता है क्यूलेक्स। तो जो Yes. एडीज वाला होता है, एडीज वाला मॉस्क्यूटो, वो इसका क्या है, वेक्टर है, इस बीमारी को फैलाता है। और इसको कहा जाता है टाइगर मॉस्क्यूटो। क्या कहा जाता है? टाइगर मॉस्किटो। हाँ। और जो डेंगू फीवर है बेटा, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि इसके जो सिम्टम आते हैं वो 3 to 8 डेज में आते हैं, यानी कि 3 दिन में भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 डेज के अंदर आते हैं। और 2 तरीके का बेटा डेंगू फीवर देखने के लिए मिलता है, एक होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, एक होता है हीमोरेजिक डेंगू फीवर। एक होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, एक होता है हीमोरेजिक डेंगू फीवर, यस ठीक सर। है। क्लासिकल डेंगू फीवर ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यही मिलता है लोगों के अंदर, ठीक है। इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, जब बेटा डेंगू का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जब आर्बो वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, पेशेंट को बहुत अचानक से, एब्रप्ट का मतलब सडनली बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है। सीवियर फ्रंटल हेडेक, उसके सर में आगे की तरफ बहुत दर्द रहता है। पेन बिहाइंड द आई, आंखों के पीछे बहुत दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो आई मूवमेंट नहीं कर पाता। मसल्स एंड जॉइंट पेन, उसकी मसल्स में और जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन रहता है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट, उसे टेस्ट का सेंसेशन नहीं आता, जब भी वो कोई चीज खाता है उसे टेस्ट नहीं आता। एंड एपेटाइट अगर, और उसे भूख भी नहीं लगती, ठीक है। और जैसे मिसाइल्स में आपने देखा था गर्दन में छोटे छोटे लाइट लाइट कलर के, पिंक कलर के पैचेस बन गए थे और वो कमर पे फैल गए थे, सेम इसी तरीके से इसमें भी मिसाइल्स लाइक रैशेस बन जाते हैं आकर ऑन द चेस्ट रीजन, जो कि चेस्ट रीजन पे मिलते हैं और अपर लिम्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? चेस्ट अपर रीजन। Just an upper. हाँ। और रेस्टलेसनेस रहती है इसमें भी, रेस्टलेसनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेचैनी रहती है बेचैनी। पेशेंट। यस ये सारे बेचैनी। ये सारे सिम्टम क्लासिकल डेंगू फीवर के हैं। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। Yes. सेकंड है बेटा हीमोरेजिक डेंगू फीवर। बेटा जहाँ पे भी हीमोरेजिक वर्ड आ जाता है, हीमोरेजिक का मतलब होता है कि ब्लीडिंग, एक तरह से, यानी कि कहीं पे टिश्यू ब्रेक हो गया जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोरेज, यानी कि ब्लीडिंग को ही बोलते हैं हीमोरेज। बात समझ में आ रही है? इसका हाँ जी। मतलब नाम Yes, से sir. पता लग रहा है कि हीमोरेजिक डेंगू फीवर है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड आएगा, और वो नाक से भी ब्लड आ सकता है, मुंह से ब्लड आ सकता है, या स्किन के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां बन जाएंगी जिनको हम बोलते हैं स्किन इरप्शन या स्किन ब्रशिंग, उनसे भी क्या होता है, ब्लड आता है। तो देखो लिखा है पहला सिम्टम ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, मुंह से खून आ सकता है, नोज नाक से आ सकता है, स्किन ब्रशिंग, स्किन ब्रशिंग का मतलब एक तरह से फुंसियां, वुंड चोट है ना, उनसे आ सकता है। सर ये तो हाई लेवल पे होता है ना, है डेंगू के भी लेवल्स होते हैं ना। लेवल्स? हाँ सर मेरे को हो रखा है बट ये सब नहीं हुआ मुझे, मेरे साथ मतलब बेटा कभी। बेटा बेटा वो आपको क्लासिकल हुआ होगा ना। वही तो कह रही सर, लेवल्स होते हैं ना इसके डेंगू के तो। नहीं लेवल्स, हाँ लेवल्स नहीं, अलग अलग इन्फेक्शन होता है, आपको किस तरीके का स्ट्रेन हुआ है उससे होता है। वो स्ट्रेन भी होते हैं ना इसके, आरओ वायरस के, कोई एक स्ट्रेन, दो यस। स्ट्रेन, तीसरा, जैसे कोविड के स्ट्रेन है अलग अलग, अब सेकंड स्ट्रेन आया हुआ है, पहला वाला नहीं इन्फेक्शन कर रहा, अब सेकंड वाला कर रहा है, म्यूटेशन होती रहती है ना इनमें। ठीक है डॉक्टर साहब। जी सर। यस सर। अगला है सीवियर इन कंटिन्यूस स्टोमक पेन, स्टोमक में बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग विद और विदाउट ब्लड, ब्लड के साथ या ब्लड के बिना भी वॉमिटिंग होती रहती है। पेल कोल्ड और क्लैमी स्किन हो जाती है, पेल का मतलब पीली, कोल्ड का मतलब छूने में ठंडी, और क्लैमी का मतलब चिपचिपी स्किन हो जाती है। कैसी हो जाती है स्किन? पीली, ठंडी, चिकनी नहीं चिपचिपी स्किन हो जाती है। कैसी हो जाती है? पेल कोल्ड और क्लैम्पी स्किन हो जाती है सर। हाँ क्लैमी मतलब ऐसे स्किन को जो तो चिपकेगी वो स्किन, ऐसी हो जाती यस है। सर। एक्सेसिव थरस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, यानी कि ड्राई माउथ रहता है। रैपिड वीक पल्स, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। रेस्टलेसनेस, बेचैनी रहती है। एंड कांस्टेंट क्राइंग, और पेशेंट लगातार क्राइंग करता है, रोता है।
कि भग मुझे बचा लो, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह से कांस्टेंट क्राइंग करेगा। ये हेमोरेजिक डेंगू फीवर के सिम्टम्स थे। क्लियर है सब लोगों को? यस देखो सर। ट्रीटमेंट क्या है बेटा, देखो डेंगू फीवर की मार्केट में कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो मेडिसिन अगर इसकी अवेलेबल नहीं है, यानी कि नो वैक्सीन फॉर डेंगू फीवर इज अवेलेबल, कोई वैक्सीन नहीं है, तो इसके लिए हम केवल पैरासीटामोल चलाते हैं। कौन सी चलाते हैं? डॉक्टर कौन सी चलाते हैं मेडिसिन? पैरासीटामोल। लेकिन इस बात का ध्यान देने वाली है कि डेंगू फीवर में एस्प्रीन और डिस्प्रीन करके जो मेडिसिन आती है मार्केट में, उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट कॉज करता है। क्या कॉज करता है? साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट। और अगर बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है तो हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, यानी कि पानी में भिगो के गीली पट्टियां रखते हैं। क्लियर हुआ सबको? नहीं तो वही लिखा है यहाँ, पैरासीटामोल टैबलेट शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, एस्प्रीन एंड डिस्प्रीन टैबलेट टू बी अवॉइडेड, कोल्ड स्पॉन्जिंग रिक्वायर्ड इफ हाई फीवर अकर, प्लेंटी ऑफ लिक्विड टू बी गिवन टू द पेशेंट, पेशेंट को बहुत ज्यादा लिक्विड दिया जाता है, एंड नो वैक्सीन फॉर डेंगू फीवर इज अवेलेबल। क्लियर? यस सर। चलिए अगली बीमारी का नाम है, हाँ बताओ। चिकनगुनिया। रैपिड वीक पल्स का क्या मतलब हुआ? वीक पल्स का मतलब ये हुआ कि नंबर तो बढ़ रहा है उनका, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पा रही, वीक है। ओके सर, डिटेक्ट नहीं हो पा रही लेकिन रैपिडली होंगी बस। हाँ हाँ हाँ, मतलब ठीक है पल्स मीटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, वीक है वो। चिकनगुनिया, यस सर। किसी ने देखा है चिकनगुनिया के बारे में? हुआ भी है सर। यस सर। यस सर, किसको ये हुआ है भी। चिकन? किसको मुझे हुआ है? सर मेरी फैमिली में तो मम्मी पापा भाई सबको हुआ था, मुझे छोड़कर। हाँ तो होता बड़ों में ही होता है ज्यादातर चिकनगुनिया। यस इसमें सर। सबसे ज्यादा पैरों में दर्द होता है। जॉइंट्स में भी होता है। यस सर। हाँ जॉइंट्स, मतलब पैर, पैर में जॉइंट्स नहीं होते क्या? होते हैं। हाँ जी तो सर। फिर हाँ, तो पैरों में जॉइंट्स में पेन होता है बहुत ज्यादा, और वो पेन ऐसा नहीं है कि चला जाता है, 2-2 3-3 साल तक भी रह जाता है, 4-4 साल तक भी। आज यस। भी कोई कहता होगा चिकनगुनिया का, आज भी दर्द रहता होगा किसी को, क्योंकि इसका दर्द बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो इसके लिए भी बेटा, चिकनगुनिया के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये भी लेटेस्ट वायरस है, हाल फिलहाल में आया है, मॉडर्न वायरस है मार्केट के अंदर, तो इसकी अभी कोई मेडिसिन नहीं आई है। चलें आगे, आगे स्टार्ट करें। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जॉइंट्स में इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है, इतना 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 कि आदमी को ये लगता है कि वो डिसेबल्ड हो चुका है, वो एक कैसा हो चुका है, डिसेबल्ड पर्सन है। चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो जाती है सर। ठीक है? इस पेन को बोलते हैं क्रिपलिंग जॉइंट पेन। क्या बोलते हैं? क्रिपलिंग जॉइंट पेन। क्रिपलिंग जॉइंट पेन। हाँ, मतलब ये मान के चलो कि जॉइंट को किसी ने ऐसे पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया, यस सर। इस तरीके का पेन होता है पेशेंट को। और फिर पेशेंट जितना जितना जितनी डिस्टेंस हम एक कदम में कवर करते हैं, ये पेशेंट 2 कदम में कवर करता है, यस छोटे सर। छोटे कदम रखता है, क्योंकि इसके जॉइंट्स अच्छे से काम नहीं करते। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस तो बेटा हाँ, इसका भी जो पैथोजन है वो है चिकनगुनिया वायरस। ठीक है? और इसका जो वेक्टर है वो है एडीज एजिप्टी। कौन है बेटा? एडीज एजिप्टी। और डेंगू फीवर का भी एडीज था। क्लियर? और सिम्टम क्या है इसका? पेशेंट वॉक्स डबल अप ड्यू टू द सीवियर जॉइंट पेन। मैंने अभी बात बताई थी कि जितनी डिस्टेंस हम एक कदम में कवर करते हैं, ये कितने कदम में कवर करता है? 2 कदम में, यानी कि वॉक्स डबल अप। क्लियर? और इनको फीवर रहता है, बुखार रहता है, क्रिपलिंग जॉइंट पेन रहता है, लाइक डिसेबल्ड पर्सन। लिम्फेडेनोपैथी होती है, यानी कि लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इन कंजक्टिवा ऑफ आई, आंखें लाल हो जाती हैं, हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशन हो जाता है, यानी कि बॉडी से ब्लड भी आ सकता है। बट नो वैक्सीन इज अवेलेबल, इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अब आप देखो कैसे होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने उससे पूछा। जनरल केयर से ठीक होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कई लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, कोरोना की वैक्सीन तो ठीक नहीं थी, कोरोना की वैक्सीन तो थी नहीं, फिर भी वो ठीक हो गए। कैसे? जनरल सर इसमें ठंड भी तो बहुत लगती है। हैं? ठंड भी तो लगती है इसमें बहुत। हाँ, सिम्टम आते हैं ना, फीवर विद चिल्स।
फीवर वगैरह, हाँ ये सब। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आती है अगली बीमारी जो लास्ट वायरल इन्फेक्शन है, दैट इज कॉल्ड हिपेटाइटिस। क्या है बेटा अगली बीमारी? हेपेटाइटिस। हाँ, Hepatitis. हिपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। देखो बेटा, हिपैट का मतलब होता है लीवर, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब लीवर में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो हिपेटाइटिस। यस क्लियर? सर। तो हिपेटाइटिस बेटा वायरस के इन्फेक्शन से भी होता है, लेकिन और चीजों से भी होता है। ये मेडिसिन की वजह से भी हिपेटाइटिस हो सकता है, किसी केमिकल की वजह से हिपेटाइटिस हो सकता है, और ज्यादा शराब पीने की वजह से भी हिपेटाइटिस हो सकता है। तो देखो लिखा है, अकर ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन, ड्रग्स, केमिकल्स एंड एल्कोहल। और हिपेटाइटिस 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का हिपेटाइटिस होता है? 5। हाँ, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई। तो मैंने इसे इस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया है ताकि आप याद कर सको प्रॉपरली। तो देखो, हिपेटाइटिस ए जो होता है, इसके लिए जो पैथोजन है इसी के नाम पर है, हिपेटाइटिस ए वायरस। हिपेटाइटिस बी किससे होता है? हिपेटाइटिस बी वायरस। हिपेटाइटिस सी किससे होता है? हिपेटाइटिस सी वायरस। हिपेटाइटिस डी किससे होता है? हिपेटाइटिस डी वायरस। और हिपेटाइटिस ई किससे होता है? हिपेटाइटिस ई वायरस। क्लियर है? यस सर। आप देखो, सभी के अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल देखें तो बेटा हिपेटाइटिस बी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और बाकी सभी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। देखो, यस सर। तो एक का याद कर लो, हिपेटाइटिस बी का कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और बाकी सभी में कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एक मिनट जरा मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं, मेरे दिमाग से निकल जाएगी वरना। हाँ, क्लियर है? यहाँ तक जेनेटिक मटेरियल क्लियर हो गया सबको? यस Yes, सर। sir. अब देखिए, इसी के नीचे मैंने लिख रखा है, हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी को नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस डी को डेल्टा हेपेटाइटिस बोलते हैं, और हेपेटाइटिस ई को इन्फेक्शियस NANB हेपेटाइटिस बोलते हैं। नई बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलिए अगला डिफरेंस आता है इसी में ही, MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो बेटा जो हिपेटाइटिस ए होता है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से इन्फेक्शन होता है। हिपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। हाँ, और हिपेटाइटिस बी से लेकर हिपेटाइटिस ई तक सभी में इन्फेक्शन सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, कॉमन यूज ऑफ निडल और सिरिंज की वजह से हो सकता है, एंड सलाइवा और टीयर्स की वजह से भी हो सकता है। नहीं बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिम्टम की। सिम्टम, तो बेटा देखिए, हिपेटाइटिस ए का जो इन्फेक्शन है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से हो रहा है। किसी ने गंदा खाना या पानी पी लिया तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, आदमी को भूख नहीं लगेगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? लॉस ऑफ एपेटाइट। यस। मैलेज, आदमी को मैलेज होने लगता है। मैलेज का मतलब रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी रहने लगती है। डायरिया हो जाता है उसको, नोजिया, उसका जी खराब रहता है, फीवर, उसको बुखार हो जाता है, और चिल्स, ठंड लगती है, जॉइंडिस भी हो जाता है उसको। ये सारे सिम्टम हिपेटाइटिस ए के हैं। क्लियर है सब लोगों को? हाँ जी सर। और ये जो मेनली मिलते हैं ये चिल्ड्रंस में और यंग एडल्ट्स में देखने के लिए मिलती है बीमारी हिपेटाइटिस ए। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। यस सर। सेकेंड जो हिपेटाइटिस बी है, हिपेटाइटिस बी में क्या होता है? फाइब्रोसिस हो जाती है लीवर के अंदर, यानी कि लीवर के अंदर फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से, हाँ, डिपोजिशन यानी कि लीवर के अंदर फाइबर का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं उसे? लीवर सिरोसिस। लीवर लीवर सिरोसिस। सिरोसिस। ठीक है, और कुछ कुछ टाइम बाद फिर लीवर के अंदर क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है।
इसके लिए जो वैक्सीन हम यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए उसको बोलते हैं रिकॉम्बीवैक्स HB, यानी कि रिकॉम्बीवैक्स हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? रिकॉम्बिवैक्स HB। हाँ, रिकॉम्बीवैक्स क्यों कहा? क्योंकि हम इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट RNA यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रिकॉम्बिनेंट RNA। हाँ। अच्छा, थर्ड जो हेपेटाइटिस C है, ये भी लीवर सिरोसिस कॉज करता है और बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई सर। और यस हेपेटाइटिस D में भी क्या होता है? सीवियर लीवर डैमेज हो जाता है एंड हैज ए फैटेलिटी रेट हायर देन दैट ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस B वायरस अलोन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस D का जिक्र करें तो हेपेटाइटिस B से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी कौन सी है? हेपेटाइटिस D। कौन खतरनाक है ज्यादा? हेपेटाइटिस डी। D। इसमें लीवर पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। और हेपेटाइटिस जो E है, ये इट डज नॉट कॉजेज क्रॉनिक लीवर, ये क्रॉनिक लीवर डिसीज कॉज नहीं करता। और इसकी वजह से ज्यादातर जो पेशेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी डेथ हो जाती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की आप पूछें कि किसकी वजह से ज्यादा डेथ होती है तो हेपेटाइटिस E की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? सर हेपेटाइटिस E। E की वजह से। हाँ सर हाँ सर हेपेटाइटिस सेक्सुअल कांटेक्ट से भी मतलब फैलता है सर? बिल्कुल बिल्कुल फैलता है। कौन और सा सर? कौन सा हेपेटाइटिस आप सर? भूल गए, आप भूल गए। बी से चार, लेकर E तक। यस B C D। B से D थ्री तक। सारे? ओनली। ओके सर, बी और से। और याद करो, मैंने आपको एक बार बताया था कि ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आर क्यूरेबल एक्सेप्ट हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस। यस सर। हेपेटाइटिस। सर अच्छा। बताया था, एड्स यस सर। एड्स। नहीं याद आया? नहीं सर, यहाँ पे कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं आया तो मुझे लगा पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आया वो सेक्सुअल कांटेक्ट वाला पॉइंट। आया तो इससे ऊपर। ऊपर तो आया था बेटा, ये तो दिखवाया तो था। ये नेटवर्क इशू चला हो गया था सर, दिखा नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, ये ऊपर लिखवाया, सब ठीक बताया है है। सर। तो ये थी सारी आपकी वायरल डिसीज। बताइए, वायरल डिसीज आपको समझ में सर आ गई? क्रोनिक लीवर क्या था? क्रोनिक लीवर। क्रॉनिक, देखो दो तरह की बीमारी होती है, एक होती है क्रॉनिक, एक होती है एक्यूट। एक्यूट मतलब जो अचानक से हो जाती है कोई बीमारी, क्रॉनिक जो लंबे टाइम से होती है। सर ओके बट सर। इस वायरस का कहीं से तो ओरिजिन हुआ होगा ना, है ये हेपेटाइटिस बी से ही सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, बट कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो हुई होगी ना। किसकी शुरुआत? हाँ किस सर, किस चीज ये की ये तो हेपेटाइटिस फैलता है बी ना। से ही, हाँ सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, बट कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी ना हाँ, इसकी। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं से तो वायरस आया होगा। सर कहीं कहाँ ना, से आया? अब बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया। ज्यादातर मुझे इतना पता है कि ज्यादातर जो बीमारियां या वायरस आते हैं हमारे अंदर वो एनिमल से आते हैं। अब किस एनिमल से आया ये तो मुझे भी नहीं मालूम, तो क्योंकि सर ऐसा उसके मैंने भी कहीं नहीं साथ पढ़ा। सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया होगा किसी ने। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सीडेंटली भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं है, एक्सीडेंटली भी आ जाते हैं। एक्सीडेंटली का मतलब ये होता है जैसे सपोज किसी कुत्ते के चोट लगी हुई है और आपके भी चोट लगी हुई है और आप घर में उस कुत्ते को पाल रखा, आप खेल रहे हो उसके साथ, तो कुत्ते की चोट और आपकी चोट एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाए, आपको पता भी नहीं लगे, तो वायरस इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये यस सर। यस सर। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सीडेंटली ट्रांसफर ऑफ पैथोजन। पता भी नहीं लगा और एक्सीडेंटली ट्रांसफर भी हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर होती है, और भी बहुत सारे रीजन है। सर हेपेटाइटिस बी की सर वैक्सीन में हम क्या यूज करते हैं? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन में हम क्या यूज करते हैं? हाँ तो बताओ क्या बताना है इसमें। सेकंड जनरेशन वैक्सीन यूज करते हैं, नहीं, ऑर्गेनिज्म का आपने प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट आरएनए बोला था, लेकिन वो तो तो वो तो डीएनए होना ना। नहीं नहीं, हेपेटाइटिस बी के लिए है ना, आप हेपेटाइटिस का पूछ रहे हो ना। नो सर, बी के लिए पूछ रहे हो। बी के लिए तो रिकॉम्बिनेंट सी यूज करा ना, आरएनए, रिकॉम्बिनेंट आरएनए। सर डीएनए नहीं होगा क्योंकि उससे उसका तो डीएनए से वो होता नहीं नहीं, है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बोल रहा हूँ मैं, आरएनए तो मुंह से निकल रहा है मेरे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो लिखा है अच्छा, तो। वही लिखा भी है और उसकी वो भी डीएनए है। हाँ, तो आप बार बार आरएनए बोल रहे हो तो वो मेरे मेरे को मुंह से निकल कंफ्यूजन। रहा है बेटा, वो मुझे कभी कभी पता होता है ना कि हम बोलते कुछ हैं और सोचते कुछ और है, ऐसा हो जाता है, तो वो इस वजह से निकल रहा होगा। यस सर। यस हाँ हो जाता यस है, सर। किसी के साथ भी हो जाता है वो, कई बार मोदी के साथ भी हुआ है।
यस और सर, और ये ज्यादातर किसके साथ Yes, होता है? राहुल गांधी के साथ ज्यादा होता है। उनके साथ ज्यादा ही होता है सर। राहुल गांधी ने तो एक बार ये भी पूछा था कि मोदी ने कि अच्छा ये बताओ, पहले क्वेश्चन आता है उसका उसके बाद आंसर आता है, या आंसर पहले आता है फिर क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन आता है सर, फिर आंसर होगा ना। हाँ हाँ। तो राहुल गांधी के हिसाब से पहले आंसर आता है, उसके बाद क्वेश्चन आता है। ये भी सही है। यूनिक है सर वो। यूनिक। मैं बहुत खिलाफ हूँ कांग्रेस के। अगला है 3rd नंबर पे प्रोटोजोन डिसीज। कौन सी डिसीज है अगली? प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोन में केवल आपको 2 डिसीज पढ़नी है, एक पढ़नी है मलेरिया और एक पढ़नी है आपको अमीबियासिस, जिसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। यस सर। ठीक है, कौन सी पढ़नी है अगली? एमेबिक डिसेंट्री, एमेबियासिस। कहाँ चली गई ये रही, अमीबियासिस, जिसको हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। क्लियर है? यस सर। तो 1 मिनट रुको जरा। हाँ, एक काम करते हैं, मैं मलेरिया आपको अगले टर्न से पढ़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ ये छोटी छोटी बीमारियां आगे की जो है ये कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि मलेरिया को बहुत ठंड आराम आराम से पढ़ाना है, क्योंकि मलेरिया में बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूरी साइकिल बतानी पड़ेगी। यस सर, ठीक है। ठीक है, अगर टाइम बचा तो आज ही स्टार्ट कर देंगे। ये मलेरिया पढ़ा दूँ? कितना टाइम है हमारे पास? 20 मिनट है, हो जाएगा 20 सर मिनट। छोटी मोटी बता दो सर, सर खत्म हो ये जाएगा। सेंट्री नहीं पढ़ेंगे हम? कवर हो जाएगा ना थोड़ा एक ज्यादा। वो भी नाम है एनसीईआरटी में। बैक्टीरिया में ये सर हमने पढ़ा नहीं ना। हाँ हाँ, तो पढ़ा देंगे उसे भी। डिसेंट्री वो अभी ऐड हुई है, ठीक है ना, डिसेंट्री ओके। पढ़ा देंगे। हाँ, अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री पहले ये बता देते हैं। ये बताएं या वो बता दें? मलेरिया, मेरा मलेरिया का मन ही हो गया अंदर से। चलो मलेरिया ही पढ़ाते हैं पहले। लेकिन सर उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम बहुत है बेटा, 5 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मन में दिल में जगह होनी चाहिए इंसान के। ठीक है बेटा? हाँ जी सर। चलिए मलेरिया की बात करते हैं। तो बेटा देखिए, मलेरिया को डिस्कवर करने वाले पहले साइंटिस्ट का नाम है, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया? इस बात को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? देखो लिखा है प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम क्या है? चार्ल्स लेवरॉन। चार्ल्स लेवरॉन ने, बेटा ये बी लिख दिया, वी होता है। चार्ल्स लेवरॉन ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। इसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट आए थे, लेंसिसी। साइंटिस्ट का नाम क्या था? लेंसिसी। और लेंसिसी ने बताया मलेरिया और मॉस्किटो के बीच में सबसे पहले रिलेशनशिप को डिस्कवर्ड किया था, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन मलेरिया एंड मॉस्किटो वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लेंसिसी एंड कंफर्म्ड बाय रोनाल्ड रॉस। क्लियर है सब लोगों को? यस यानी सर। कि मलेरिया और मॉस्किटो के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कवर्ड तो लेंसिसी ने किया था, लेकिन उसको कंफर्म्ड किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। और रोनाल्ड रॉस ने एक और काम किया था, मलेरियल जो पैरासाइट है उसकी oocyst स्टेज को डिस्कवर किया था, यानी कि oocyst स्टेज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस एट सिकंदराबाद इन इंडिया। यानी कि रोनाल्ड रॉस ने इंडिया में सिकंदराबाद के अंदर सबसे पहले oocyst स्टेज को डिस्कवर्ड किया था। अब ये oocyst स्टेज क्या है ये आगे बताएंगे जब हम साइकिल पढ़ाएंगे। यस सर। अगला है, बताओ बेटा मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट यानी कि पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। और इसका वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो। देखो ये इनकम्प्लीट आंसर हो गया। अगर यहाँ पे मैं फीमेल हाँ यस, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बोलोगे, क्योंकि मेल एनाफिलीज मॉस्किटो तो करता ही नहीं, उसके पास तो सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है इसके पास बाइटिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, तो केवल यही बीमारी को कॉज कर सकता है। तो आपको पूरा नाम बोलना चाहिए, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। सर एडीएस में और बाकी में क्यूलेक्स में उसमें दोनों करते हैं, मेल और फीमेल।
नहीं नहीं, सभी में फीमेल करते हैं। जितनी भी बीमारियां फैलाती हैं सारी फीमेल फैलाती है, मेल नहीं फैलाते। मेल तो शरीफ होते हैं। मॉस्किटो की बात कर रहे थे आप? Yes, सही sir. बात है ये सर। तो mosquito है। चाहे सही तो है दिखा ये। दो, आप धरती पे कोई भी बीमारी दिखा सर दो जो मेल में। दिमाग ही नहीं होता मेल्स में, तो क्या कर सकते हैं? अब बेटा सही बात है सर। गलत बात है। ठीक है, आप एक बार बताओ, आप कोई ऐसी बीमारी ढूंढ के दिखा दो जो मेल मॉस्किटो से हुई हो। सारी फीमेल मॉस्किटो से होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर कह तो रही हूँ, दिमाग का काम है ना ये सारा। सर वो सिर्फ मॉस्किटोज के ये भी केस में सही है। है ना, ह्यूमंस के में तो उल्टा होता है। नहीं नहीं, नहीं यार, ह्यूमंस में भी लड़कों को लड़कियां ही चलाती हैं। हटो। कुछ भी बेटा बोल रहे हो क्लास में। चलिए, यहाँ मजाक कर रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसी मजाक कर करके थोड़ा सा ना यस सर, एनवायरनमेंट क्रिएट मजाक करते करते हैं। हैं। क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं ताकि लोगों को ना थकावट ना हो, और कुछ नहीं। लेकिन मर्यादा यस का सर। थोड़ा ध्यान रखना है सबको, है ना। यस सर। हाँ, चलिए। तो जितने भी फीमेल मॉस्किटो हैं, चाहे फीमेल क्यूलेक्स है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, फीमेल एडीज, वही बीमारियां कॉज करती हैं, क्योंकि उनके पास जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग एंड सकिंग टाइप है। लेकिन जितने भी जो मेल मॉस्किटो हैं सभी के पास सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, तो वो बाइट ही नहीं कर सकते, इसीलिए वो बीमारी नहीं कॉज कर सकते। तो कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज में। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस। तो बताओ बेटा, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया कौन है? प्लाज्मोडियम। और बेटा प्लाज्मोडियम जो है एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम? डायजेनेटिक पैरासाइट। डायजेनेटिक पैरासाइट। हाँ, तो इसके दो होस्ट हो गए, एक हो गया प्राइमरी होस्ट, एक हो गया सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो होता है बेटा इसका मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट जो होता है इसका फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है। और बेटा प्राइमरी होस्ट जो मैन है उसके अंदर प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल साइकिल चलती है, और सेकेंडरी होस्ट के अंदर उसकी सेक्सुअल साइकिल चलती है, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। नई बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यस। प्लाज्मोडियम को अगर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना है तो उसको दो होस्ट की जरूरत पड़ेगी, एक मैन की और एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की। तो मैन के अंदर तो ये अपने इन्फेक्शन को बढ़ाता है, यानी कि एसेक्सुअल साइकिल करता है, और फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करता है, तब जाके इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब पहले हम मैन के अंदर लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और उसके बाद हम मॉस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम। बेटा जो प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है वो ट्राइफेजिक होती है। कैसी होती है? ट्राइफेजिक। हाँ, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ठीक है, शाइजोगोनी जो होगी ये लीवर सेल्स और आरबीसी सेल्स ऑफ मैन में मिलती है। ठीक है, और शाइजोगोनी जो होती है इसकी भी 4 फेज होती है। कितनी फेज होती है इसकी टोटल? 4 फेज। 4 फेज होती हैं। पहली फेज का नाम है प्री एथोसाइटिक साइजोगोनी, जो कि लीवर सेल्स में मिलती है। सेकंड है एक्सो एथोसाइटिक साइजोगोनी, ये भी लीवर सेल्स के अंदर मिलती है। थर्ड वाली जो है बेटा वो है एथोसाइटिक साइजोगोनी, और ये मिलती है आरबीसी सेल्स में। किसमें मिलती है ये? आरबीसी सेल्स। हाँ, और फोर्थ नंबर पे आती है पोस्ट एथोसाइटिक साइजोगोनी, ये भी लीवर सेल्स में मिलती है। यानी कि इस तरीके से साइजोगोनी की 4 स्टेज हो गई। कौन कौन सी? पहली है प्री एथोसाइटिक साइजोगोनी, सेकंड है एक्सो एथोसाइटिक साइजोगोनी, थर्ड है एथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, और फोर्थ है पोस्ट एथोसाइटिक साइजोगोनी। जिसमें प्री, एक्सो और पोस्ट एथोसाइटिक साइजोगोनी ये लीवर सेल्स में मिलती हैं, और एथ्रोसाइटिक साइजोगोनी नाम से पता लग रहा है एथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी सेल्स में मिलेगी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब बेटा अब सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि इन्फेक्टिव स्टेज मॉस्किटो से मैन में और मैन से मॉस्किटो में इंटरचेंज कैसे होती है, इस बात को समझना है। तो देखो बेटा क्या होता है, जब भी कोई ब्लड सकिंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? सेंजियोवोरस एनिमल। कैसा एनिमल बोलते हैं? सेंजियोवोरस एनिमल। तो जब भी कोई ब्लड सकिंग एनिमल्स बाइट करता है, काटता है, तो काटने के बाद वो हमारे ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट डालता है। क्यों एंटीकोगुलेंट डालता है? क्योंकि अगर वो विदाउट एंटीकोगुलेंट ब्लड को सक करेगा तो ब्लड जैसे ही बॉडी से बाहर आएगा वो एयर से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है और कोगुलेट हो जाता है। तो वो क्या होगा, वो उसकी बॉडी के अंदर कोगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी ब्लड सकिंग एनिमल्स सबसे पहले ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट डालेगा, चाहे वो लीच हो, चाहे वो मॉस्किटो हो, चाहे वो कोई भी हो। एंटीकोगुलेंट डालने के बाद ब्लड को सक करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
यस सर। और ये जो एंटीकोगुलेंट होता है ये कहाँ पे बनता है? सलाइवरी ग्लैंड्स में। कहाँ बनता है? सेलिब्रिक। सलाइवरी ग्लैंड। तो बेटा जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होते हैं उसके पास बाइटिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? हमें बाइट करेगा, काटेगा। काटने के बाद वो अपने बाइट करने काटेगा और काटने के बाद वो क्या कर देगा? अपने जो अपनी इन्फेक्टिव स्टेज को एनाफ्लिन के थ्रू, बेटा इनके अंदर जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होते हैं इनके अंदर इनके अंदर जो एंटीकोगुलेंट मिलता है उसका नाम है एनाफ्लिन। क्या नाम है उसका? एनाफिलिन। एनाफ्लिन। तो जैसे ही मॉस्किटो काटेगा तो काटने के बाद हमारे ब्लड के अंदर वो एंटीकोगुलेंट डाल देगा। और जैसे ही वो एंटीकोगुलेंट डालेगा, ठीक है, एंटीकोगुलेंट डालेगा तो उस एंटीकोगुलेंट के साथ जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो मॉस्किटो से मैन के ब्लड में चली जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। उसके बाद वो क्या करेगा? सकिंग करेगा, यानी कि ब्लड को सक करेगा, ह्यूमन के ब्लड को सक करेगा। तो जब ह्यूमन के ब्लड को सक करेगा तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो मॉस्किटो के स्टोमक में चली जाएगी। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। यस सर। हाँ, इस तरीके से अगर आप लोग देखें, ठीक है, एक मिनट, इस तरीके से अगर आप देखें, जैसे ये मॉस्किटो है और ये मैन है, तो मॉस्किटो से इन्फेक्टिव स्टेज मैन में गई और वो किसके थ्रू गई? एंटीकोगुलेंट से। किससे गई बेटा? एंटीकोगुलेंट से। और उस एंटीकोगुलेंट का नाम है एनाफ्लिन। क्या नाम है? एनाफिलिन। यस सर। ठीक है, एनाफ्लिन के थ्रू जो है इन्फेक्टिव स्टेज ट्रांसफर हो गई। क्या ट्रांसफर हो गई? इन्फेक्टिव स्टेज गई, इन्फेक्टिव स्टेज। और उस इन्फेक्टिव स्टेज का नाम क्या है जो मॉस्किटो से मैन में जाती है? उसका नाम है स्पोरोजोइट। क्या नाम है? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। उसके बाद, ठीक है, अब ये जो एंटीकोगुलेंट, ठीक है, अब मैन अब क्या करेगा? ये मॉस्किटो ब्लड को क्या करेगा? सक करेगा। तो ब्लड जब सक करेगा तो ब्लड सक करने से जो इन्फेक्टिव स्टेज है मैन से मॉस्किटो में चली जाएगी। और वो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होगी जो जाएगी? वो होगी गैमोन्ट या गैमेटोसाइट। बात समझ में आई नहीं आई? तो Yes. अगर आपसे पूछें कि मॉस्किटो से मैन के अंदर कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज जाती है तो आप बोलोगे स्पोरोजोइट। अगर आपसे पूछे मैन से मॉस्किटो में कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज जाती है तो आप बोलोगे गैमोन्ट और गैमेटोसाइट। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है, सबको सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको थोड़ा एक्सचेंज पता लग जाएगा। यस सर, ले लिया। ठीक है, तो अब देखो, अब बताओ जल्दी से बताओ, मॉस्किटो से मैन के अंदर कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज आई है? स्पोरोजोइट। और वो स्पोरोजोइट किसके अंदर आ गई? ब्लड में आ गई। अब ब्लड के सर्कुलेशन से वो मूव करके कहाँ पहुंचेगी? लीवर सेल्स में आ जाएगी और लीवर सेल्स में स्टार्ट करेगी प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब क्या करेगा? ये लीवर सेल्स में आने के बाद ये जो स्पोरोजोइट स्टेज है लीवर की सेल्स को पेनिट्रेट करेगा। तो ये जो स्पोरोजोइट होते हैं ये सिकल शेप्ड होते हैं। कैसी शेप होती है इनकी? सिकल शेप्ड होते हैं। सिकल शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजोइट है लीवर सेल्स के अंदर एंटर करेंगे और लीवर सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद राउंडेड हो जाएंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगे, तब उसको हम नाम देंगे साइजोंट। क्या नाम देंगे? साइजोंट। अब क्या होगा? इसके अंदर जो न्यूक्लियस था स्पोरोजोइट के अंदर, उसके अंदर डिवीजन होगा और डिवीजन होगा और वो कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। और उसके बाद ईच न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो जाएगा। अब उसको नाम देंगे क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। क्या नाम देंगे? हाँ, और ये अब क्या होगा? साइजोन क्या हो जाएगी? बस्ट हो जाएगी और क्रिप्टोमीरोजॉइट्स लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्रिप्टोमीरोजॉइट फिर से लीवर सेल्स पर अटैक कर देंगे अपने इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर से क्रिप्टोमीरोजॉइट्स जो है लीवर सेल्स पर अटैक कर देंगे और साइकिल स्टार्ट कर देंगे एक्सोएथोसाइटिक साइजोगोनी। नई बात समझ में आई?
हाँ जी सर, क्लियर। तो ये क्रिप्टोमीरोजॉइड्स जो है अंदर एंटर करके फिर राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसे ऊपर बनी थी, और उसको बोलेंगे साइजोन्ट। इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बन जाएंगे, और ईच न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम इसको नाम देंगे मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। क्या नाम देंगे? मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। अब दो तरीके के यहाँ पे मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स बनेंगे, एक छोटे एक बड़े। छोटे वालों को बोलेंगे माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स और बड़े वालों को बोलेंगे मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। तो जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स हैं, जो छोटे वाले हैं, ये फर्दर आरबीसी सेल्स के ऊपर अटैक कर देंगे और कौन सी साइकिल स्टार्ट कर देंगे? एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। यस सर। एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो देखो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में आरबीसी के ऊपर किसने अटैक किया? माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स ने। क्लियर है? हाँ जी सर। और मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स फिर से हेल्थी लीवर सेल्स के ऊपर अटैक कर देंगे और साइकिल स्टार्ट कर देंगे पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी जो आगे आएगी। यस सर। क्लियर है? तो ये बताओ आरबीसी के ऊपर किसने अटैक किया? माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स ने। हाँ, अब इसको क्या बोलेंगे हम? एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। साइजोगोनी। यस ठीक है। सर। अब क्या होगा? अब ये जो आरबीसी सेल्स के अंदर ये एंटर कर जाएगा, और एंटर करने के बाद अब स्टेज को हम नाम देंगे ट्रोफोजॉइड स्टेज। अब इस समय ये रेस्ट करेगा और न्यूट्रिशन को इनटेक करेगी, क्योंकि अभी से न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है। तो जब ये न्यूट्रिशन Yes. इनटेक कर लेगी तो अब इसकी शेप जो है रिंग जैसी हो जाएगी, तो हम उसका नाम देंगे सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या नाम देंगे? सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है। अब क्या होगा सिग्नेट रिंग स्टेज? अब जो ये सिग्नेट रिंग जैसी शेप थी, अब ये अमीबा जैसी शेप बना लेगा, तब हम इसे नाम देंगे अमीबॉइड स्टेज। क्या नाम देंगे? एमीबॉइड स्टेज। हाँ, अमीबॉइड स्टेज। अब क्या होगा? अब इसके अंदर जो अमीबा जो ये अमीबॉइड स्टेज है, अब ये राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेगी, और अब हम इसे नाम देंगे साइजोन्ट। क्या नाम देंगे अब हम? साइजोन्ट। साइजोन्ट। अब इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस है, ये काफी सारे माइटोटिक डिवीजन से काफी सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, एंड ईच न्यूक्लियस अपने चारों तरफ क्या डिपॉजिट कर लेगा? साइटोप्लाज्म। अब इसको हम नाम देंगे मीरोजॉइड्स। क्या नाम देंगे? मीरोजॉइड। अब कुछ मीरोजॉइड्स तो फिर से आरबीसी सेल्स के ऊपर अटैक कर देंगे और साइकिल को किस साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे? एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में। किस में पार्टिसिपेट करेंगे? एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में। कुछ मीरोजॉइड्स फिर से लीवर सेल्स पर अटैक कर देंगे और पार्टिसिपेट करेंगे पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में। क्लियर है? यस सर। और कुछ मीरोजॉइड्स जो हो जाएंगे वो स्फेरिकल हो जाएंगे, यानी कि राउंडेड हो जाएंगे, उनको हम नाम देंगे गैमेटोसाइट और गैमोन्ट। क्या नाम देंगे? गेमिटोसाइट या फिर गैमोन्ट। गैमोन्ट। अब क्या करेगा? मॉस्किटो ह्यूमन के ब्लड को सक करेगा। तो ह्यूमन के ब्लड में तो ये सारी स्टेजेस हैं, अमीबॉइड स्टेज भी है, सिग्नेट रिंग स्टेज भी है, ट्रोफोजॉइड स्टेज भी, सारी स्टेजेस है ह्यूमन के ब्लड में। तो जब मॉस्किटो ब्लड को सक करेगा तो अमीबॉइड स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज, सारी की सारी स्टेजेस जो हैं वो ब्लड के साथ कहाँ पहुंच जाएंगी? स्टोमक में पहुंच जाएंगी, मॉस्किटो के स्टोमक में चली जाएंगी, और सारी की सारी स्टेज डाइजेस्ट हो जाएंगी एक्सेप्ट गैमेटोसाइट और गैमोट। केवल ये रह जाएगी और बाकी सारी जो स्टेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी? डाइजेस्ट हो जाएंगी। नई बात समझ में आई? बोलो हेलो। यस सर। तो इसीलिए मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज किसको मानते हैं? गैमेटोसाइट और गैमोट को। नई बात समझ में आई? क्योंकि स्टोमक में ये डाइजेस्ट नहीं हुई और बाकी सारी स्टेज क्या हो गई? डाइजेस्ट हो गई। नई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है। अब क्या होगा? अब आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है, तो जब आरबीसी का लाइसिस होगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, तो हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होगा, और हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से अंदर की तरफ देखो, ये देखो मीरोजॉइट्स के बीच बीच में डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो वो बनेंगे हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। कैसे ग्रेन्यूल्स बनेंगे? हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। और ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स किसके ब्रेकडाउन से बने? फॉर्मेशन बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बनेंगे, और ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होकर कहां पर आ जाएंगे? ब्लड में आ जाएंगे, और ब्लड में आने से ब्लड के अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पर्सन को क्या चढ़ जाएगा? फीवर चढ़ जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी सर। यानी कि जब जब हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होकर ब्लड में आएंगे, पेशेंट को क्या हो जाएगा? फीवर चढ़ जाएगा, और फिर जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है वो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स को फिल्टर कर देंगे और यूरिन से बाहर फेंक देंगे, तो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स का नंबर कम हो जाएगा और पेशेंट का फीवर उतर जाएगा। फिर हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बनेंगे, फिर रिलीज होंगे, और फिर बुखार चढ़ेगा। इस तरीके से मलेरिया में बुखार चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है। इसको कहा जाता है रिकरेंट फीवर। क्या कहा जाता है इस फीवर को? रिकरेंट फीवर।
ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि मलेरिया में फीवर कब चढ़ता है तो आप क्या कहोगे? व्हेन हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज इनटू द ब्लड। ब्लड। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। और बेटा मलेरिया में क्या होते हैं, आरबीसी का लगातार क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, लाइसिस हो रहा है। अरे बोलिए। और हाँ जो जी सर। जो आरबीसी टूट रही हैं, लाइसिस हो रही है, उनको हम नाम देंगे घोस्ट आरबीसी सेल। क्या नाम देंगे? घोस्ट आरबीसी सेल्स। और ये घोस्ट आरबीसी सेल जो हैं जाके स्प्लीन में डिपॉजिट हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे स्प्लीनोमेगैली। अब आप एक बार बताओ, अगर लगातार उसमें आरबीसी स्टोर होते रहेंगे, स्प्लीन का साइज बढ़ता रहेगा स्प्लीन में, तो स्प्लीन बस्ट हो सकता है। तो स्प्लीन वहां पे रिलीज करेगा आइसोलिसाइथिन केमिकल, और वो आइसोलिसाइथिन जो होता है वो क्या करेगा, घोस्ट आरबीसी को खा जाएगा, जिसकी वजह से वहां से वो रिमूव हो जाएंगी। नई बात समझ में आई? यस सर। तो देखो लिखा है, इन मलेरिया लाइसिस ऑफ आरबीसी अकर कॉल्ड घोस्ट आरबीसी विच स्टोर इन स्प्लीन सो कॉजेज स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली का मतलब होता है साइज बढ़ना। विच एनगल्फ घोस्ट आरबीसी बाय आइसोलिसाइथिन। ठीक है। अब जनरली क्या होती है बेटा, 1 से 2% आरबीसी डेली डिस्ट्रॉय होती हैं और उसकी जगह पे नई आरबीसी बन जाती है एथ्रोपोइसिस के थ्रू। लेकिन एनीमिया के केस में क्या होता है, 6 to 7% आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती है पर डे। नॉर्मली 1 से 2% हो रही थी, और एनीमिया में कितनी हो रही है, 6 to 10%, जिसकी वजह से कौन सा एनीमिया हो जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। यानी कि जब सीवियर केस हो जाता है मलेरिया का, तो उस केस में कौन सा एनीमिया होता है, हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया। बताइए, यहाँ तक समझ में आया आपको सारी कहानी? यस हाँ जी सर। सर। अब अगले टर्न से हम लोग गैमोगोनी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को पढ़कर आना है। स्पोरोगोनी आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, यस सर। है? ये बता दूं इसको भी, 2 मिनट लगेंगे, सर बता दूं इसको भी? मर्जी है सर आपकी। सर हाँ चलो 1 मिनट बेटा रुक जाओ, बता ही देता हूँ। देखो बेटा म्यूट कर दो। देखो गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी ये मॉस्किटो के अंदर मिलती है। तो बेटा जो गैमोगोनी मिलती है, ये जो ऊपर की तरफ है गैमोगोनी, ये स्टोमक में मिलेगी, तो ये स्टोमक है। और ये जो नीचे की तरफ स्पोरोगोनी मिलेगी, ये मिलती है स्टोमक वॉल में। कहाँ मिलती है ये, स्टमक। बोलो? तो जब बेटा मॉस्किटो ब्लड को सक करेगा, तो सारी की सारी इन्फेक्टिव स्टेज जो है उसके स्टोमक में आ जाएंगी, और सारी की सारी डाइजेस्ट हो जाएंगी। रह कौन सी जाएगी, गेमोन। गैमोन यस और सर। गैमेटोसाइट। चूंकि गैमोन और गैमेटोसाइट से साइकिल स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको गैमोगोनी कहा। क्लियर? अब क्या है, यहाँ पे 2 तरीके के गैमोन्ट होंगे, छोटे और बड़े। छोटे वाले को बोलेंगे माइक्रो गैमोन्ट और बड़े वाले को बोलेंगे मैक्रो गैमोन्ट। अब जो माइक्रो गैमोन्ट है यहाँ पे मेल गैमेट की तरह काम करेंगे, और मैक्रो गैमेट यहाँ पे फीमेल गैमेट की तरह काम करेंगे। अब जो माइक्रो गैमोन्ट है बेटा, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से 4 स्पर्म बन जाएंगे। कितने स्पर्म बन जाएंगे, 4। और उसके बाद एक्सफ्लैजिलेशन हो जाएगा, जिससे हर स्पर्म के अंदर फ्लैजिला बन जाएंगे। तो इस तरीके से 4 फ्लैजिलेटेड स्पर्म बन जाएंगे यहाँ पे। बोलो यस या नो? हाँ जी सर। मैक्रोगैमेट में बेटा oogenesis हो जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। अब ये स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेंगे, और जाइगोट से बन जाएगा उकाइनीड। उकाइनीड बेटा सिक्कल शेप्ड होता है, और ये स्टोमक की वॉल में पेनिट्रेट कर जाएगा, और पेनिट्रेट करने के बाद ये बना देगा oocyst। क्या बना देगा, oocyst। अब oocyst के अंदर क्या होंगे बेटा, oocyst के अंदर डिवीजन होंगे, और oocyst के अंदर बन जाएंगे स्पोरोजॉइड। क्या बन जाएंगे, स्पोरोजॉइड्स। तो स्पोरोजॉइड जब बन जाएंगे तो उसे बोलेंगे मैच्योर oocyst। अब मैच्योर oocyst बस्ट हो जाएगा, और ये स्पोरोजॉइड यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे, और सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। जब ये मच्छर किसी को काटेगा, जैसे ही एनाफ्लिन डालेगा, तो स्पोरोजॉइड भी उनके साथ चले जाएंगे, और मैन के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरीके से चूंकि ऊपर वाली जो साइकिल है गैमोन से स्टार्ट हुई है, इसलिए गैमोगोनी कहा। नीचे वाले में चूंकि स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरोजॉइड बन रहे हैं, इसलिए इसको स्पोरोगोनी कहा। तो ये थी बेटा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोगों को? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अगले टर्न से हम लोग सिम्टम्स ऑफ मलेरिया से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एक बार बेटा घर जाके देख लेना, किसी को कोई कंफ्यूजन है नेक्स्ट टर्न पे आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई मनाही नहीं है। आप एक बार नहीं 10 बार पूछो, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर? तो आप लोग जाओ, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।